जी.वी. प्लेखानो, इतिहास में व्यक्ति की भूमिका पर 1898। 70 के दशक के उत्तरार्ध में स्वर्गीय काब्लित्स ने एक लेख लिखा जिसका शीर्षक था प्रगति के कारक के रूप में मन और इंद्रियां, जिसमें स्पेंसर का हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि इंद्रियां मानव प्रगति में प्रमुख भूमिका निभाती हैं और मन केवल एक गौण भूमिका निभाता है, और वह भी बिल्कुल गौण। एक निश्चित सम्मानित समाजशास्त्री ने काब्लित्स को जवाब दिया, एक सिद्धांत पर मनोरंजन और आश्चर्य व्यक्त करते हुए जिसने मन को फुटबोर्ड पर रखा। सम्मानित समाजशास्त्री मन का बचाव करने में निश्चित रूप से सही थे। हालांकि वह बहुत अधिक सही होते यदि उन्होंने काब्लित्स द्वारा उठाए गए प्रश्न के विवरण में जाए बिना ये साबित कर दिया होता कि इसे प्रस्तुत करने का उनका तरीका ही असंभव और अनुचित था। वास्तव में कारक सिद्धांत अपने आप में निराधार है, क्योंकि यह मनमाने ढंग से सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों को चुनता है, उन्हें हाइपोस्टेसिस करता है, उन्हें एक विशेष प्रकार की शक्तियों में परिवर्तित करता है जो विभिन्न पक्षों से और असमान सफलता के साथ सामाजिक मनुष्य को प्रगति के मार्ग पर ले जाती हैं। लेकिन ये सिद्धांत काब्लित्स द्वारा प्रस्तुत रूप में और भी कम ठोस है, जिन्होंने सामाजिक मनुष्य की गतिविधियों के विभिन्न पक्षों को नहीं बल्कि व्यक्तिगत मन के विभिन्न क्षेत्रों को विशेष समाजशास्त्रीय हाइपोस्टेसिस में परिवर्तित किया। यह अमूर्तता का एक वास्तविक हरक्यूलियन स्तंभ है, इससे आगे कोई नहीं जा सकता, क्योंकि इसके आगे पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से बेतुकेपन का हास्य साम्राज्य है। ये वह बात है जिस पर सम्मानित समाजशास्त्री को काब्लित्स और उनके पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए था। शायद इतिहास में प्रमुख कारक को खोजने के प्रयास ने अमूर्तता की जिस गहराई में काब्लित्स को पहुंचाया था, उसे उजागर करने के बाद सम्मानित समाजशास्त्री ने संयोग से इस कारक सिद्धांत की आलोचना में कुछ योगदान दिया हो। यह उस समय हम सभी के लिए बहुत उपयोगी होता, लेकिन वह अपने मिशन के लिए अयोग्य साबित हुए। उन्होंने खुद उस सिद्धांत को स्वीकार किया, केवल काब्लित्स से उनके उदारवाद की ओर झुकाव में अंतर था, और परिणामस्वरूप सभी कारक उन्हें समान रूप से महत्वपूर्ण लगे। इसके बाद उनके दिमाग की उदार प्रकृति ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर उनके हमलों में विशेष रूप से हड़ताली अभिव्यक्ति पाई, जिसे उन्होंने एक सिद्धांत के रूप में माना जो आर्थिक कारक के लिए अन्य सभी कारकों का बलिदान करता है और इतिहास में व्यक्ति की भूमिका को शून्य कर देता है। ये कभी भी सम्मानित समाजशास्त्री के दिमाग में नहीं आया कि कारक दृष्टिकोण द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के लिए अलग है, और केवल वह व्यक्ति जो तार्किक रूप से सोचने में पूरी तरह से असमर्थ है, वह इसमें तथाकथित शांतवाद का कोई औचित्य देख सकता है। संयोग से यह देखा जाना चाहिए कि हमारे सम्मानित समाजशास्त्री द्वारा की गई गलती अद्वितीय नहीं है, बहुत से अन्य लोग भी ऐसा कर चुके हैं, कर रहे हैं और शायद करते रहेंगे। भौतिकवादियों पर आरोप लगाया जाने लगा कि वे प्रकृति और इतिहास की द्वंद्वात्मक अवधारणा को विकसित करने से पहले ही शांतवाद की ओर झुकाव रखते हैं। समय की गहराई में जाने के बिना हम प्रसिद्ध अंग्रेजी वैज्ञानिक प्रीस्टले और प्राइस के बीच विवाद को याद करेंगे। प्रीस्टले के सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए प्राइस ने तर्क दिया कि भौतिकवाद स्वतंत्र इच्छा की अवधारणा के साथ असंगत था और यह व्यक्ति की ओर से सभी स्वतंत्र गतिविधि को रोकता है। जवाब में प्रीस्टले ने रोजमर्रा के अनुभव का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने बारे में नहीं बोलेंगे, हालांकि वे किसी भी तरह से सबसे उदासीन प्राणी नहीं हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्यों की खोज में अधिक मानसिक शक्ति, अधिक गतिविधि, अधिक बल और दृढ़ता कहाँ पा सकता है, जो आवश्यकता के सिद्धांत को मानते हैं। प्रीस्टले का मतलब धार्मिक लोकतांत्रिक संप्रदाय था, जिसे तब ईसाई नेसेसरियन के रूप में जाना जाता था। हमें नहीं पता कि यह संप्रदाय उतना सक्रिय था या नहीं जितना कि प्रीस्टले, जो इससे संबंधित थे, ने सोचा था, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि मानव इच्छा की भौतिकवादी अवधारणा सबसे सशक्त व्यवहारिक गतिविधि के साथ पूरी तरह से संगत है। लेंसेन ने कहा कि सभी सिद्धांत जो मानव इच्छा के अधिकतम प्रयास की मांग करते हैं, सिद्धांत रूप में ये दावा करते हैं कि इच्छा शक्तिहीन है। उन्होंने स्वतंत्र इच्छा को अस्वीकार कर दिया और दुनिया को भाग्यवाद के अधीन कर दिया। लेंसेन ये सोचने में गलत थी कि जिसे स्वतंत्र इच्छा कहा जाता है उसका हर खंडन भाग्यवाद की ओर ले जाता है, लेकिन इसने उन्हें एक अत्यंत दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य पर ध्यान देने से नहीं रोका। वास्तव में इतिहास दिखाता है कि भाग्यवाद भी हमेशा ऊर्जावान व्यावहारिक कार्रवाई में बाधा नहीं था। इसके विपरीत कुछ युगों में यह ऐसी कार्रवाई के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से आवश्यक आधार था। इसके प्रमाण में हम प्यूरिटन की ओर इशारा करेंगे, जो 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में अन्य सभी दलों की तुलना में ऊर्जा में श्रेष्ठ थे, और मोहम्मद के अनुयायियों की ओर, जिन्होंने थोड़े समय में भारत से लेकर स्पेन तक दुनिया के एक बड़े हिस्से को अपने अधीन कर लिया। जो लोग सोचते हैं कि यह विश्वास की घटनाओं की एक निश्चित श्रृंखला अपरिहार्य है, इन घटनाओं में मदद करने या उनका प्रतिकार करने की सभी मनोवैज्ञानिक संभावनाओं को गायब करने के लिए पर्याप्त है, वे बहुत गलत हैं।
यहाँ सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि मेरी गतिविधियां अपरिहार्य घटनाओं की श्रृंखला में एक अपरिहार्य कड़ी हैं या नहीं। अगर वे हैं तो मैं कम डगमगाता हूं और मेरे कार्य अधिक दृढ़ होते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब हम कहते हैं कि एक निश्चित व्यक्ति अपनी गतिविधियों को अपरिहार्य घटनाओं की श्रृंखला में एक अपरिहार्य कड़ी मानता है, तो हमारा मतलब है, अन्य बातों के अलावा, इस व्यक्ति के लिए स्वतंत्र इच्छा की कमी निष्क्रियता की अक्षमता के बराबर है, और यह कि स्वतंत्र इच्छा की यह कमी उसके मन में उस तरह से कार्य करने की असंभवता के रूप में परिलक्षित होती है जिस तरह से वह कार्य कर रहा है। ये ठीक वही मनोवैज्ञानिक मनोदशा है जिसे लूथर के प्रसिद्ध शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, यहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ और नहीं कर सकता, और जिसके कारण लोग सबसे अदम्य ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, सबसे आश्चर्यजनक करतब करते हैं। हेमलेट ने कभी इस मनोदशा को नहीं जाना, इसलिए वह केवल विलाप करने और चिंतन करने में सक्षम था। और यही कारण है कि हेमलेट कभी भी ऐसे दर्शन को स्वीकार नहीं करेगा जिसके अनुसार स्वतंत्रता केवल आवश्यकता है जो मन में परिवर्तित हो जाती है। फिश्टे ने सही कहा, जैसा मनुष्य है वैसा ही उसका दर्शन है। 2. यहाँ कुछ लोगों ने स्टैमले की उस कथित अघुलनशील विरोधाभास के बारे में टिप्पणी को गंभीरता से लिया है जिसे एक निश्चित पश्चिमी यूरोपीय सामाजिक राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता कहा जाता है। हमारे मन में चंद्रग्रहण का सुप्रसिद्ध उदाहरण है। वास्तव में यह एक अत्यंत बेतुका उदाहरण है। चंद्रग्रहण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों के संयोजन में किसी भी परिस्थिति में मानवीय क्रिया शामिल नहीं है और न ही हो सकती है, और अकेले इसी कारण से चंद्रग्रहण में सहायता करने वाली परियोजनाएं केवल पागलखाने में ही उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन भले ही मानवीय क्रिया इन स्थितियों में से एक के रूप में काम करती हो, उनमें से कोई भी जो चंद्रग्रहण देखने की उत्सुकता से इच्छा रखता हो, अगर उन्हें यकीन हो कि यह निश्चित रूप से उनकी सहायता के बिना होगा, तो चंद्रग्रहण पार्टी में शामिल नहीं होगा। इस मामले में, ताकि हम जिस उपर्युक्त पक्ष की जांच कर रहे हैं उसके मामले में चंद्रमा के ग्रहण का उदाहरण निरर्थक न रह जाए, इसे पूरी तरह से बदलना होगा। ये कल्पना करनी होगी कि चंद्रमा को एक मन का उपहार मिला है और आकाशीय अंतरिक्ष में उसकी स्थिति, जो उसके ग्रहण का कारण बनती है, उसे अपनी इच्छा के आत्मनिर्णय का फल प्रतीत होता है कि यह न केवल उसे बहुत खुशी देता है बल्कि उसके मन की शांति के लिए बिल्कुल आवश्यक है, और यही कारण है कि वह हमेशा इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जुनूनी रूप से प्रयास करता है। ये सब कल्पना करने के बाद ये सवाल पूछना होगा, चंद्रमा को कैसा लगेगा यदि उससे अंततः पता चले कि यह उसकी इच्छा नहीं है और न ही उसके आदर्श आकाशीय अंतरिक्ष में उसकी गति को निर्धारित करते हैं, बल्कि इसके विपरीत उसकी गति उसकी इच्छा और उसके आदर्शों को निर्धारित करती है। स्टैमलर के अनुसार ऐसी खोज निश्चित रूप से उसे आगे बढ़ने में असमर्थ बना देगी जब तक कि वह किसी तार्किक विरोधाभास द्वारा खुद को अपनी दुर्दशा से निकालने में सफल न हो जाए। लेकिन ऐसी धारणा पूरी तरह से निराधार है। ये खोज चंद्रमा के बुरे स्वभाव, खुद के साथ सामंजस्य न होने, उसके आदर्शों और यांत्रिक वास्तविकता के बीच विरोधाभास के लिए एक औपचारिक कारण के रूप में काम कर सकती है। लेकिन चूंकि हम यह मान रहे हैं कि सामान्य तौर पर चंद्रमा की मनोवैज्ञानिक स्थिति यदि अंतिम विश्लेषण में उसकी गति से निर्धारित होता है, तो उसके मन की अशांत शांति का कारण उसकी गति में खोजना होगा। यदि इस विषय की सावधानीपूर्वक जांच की जाती तो शायद ये पता चलता कि जब चंद्रमा अपने चरम पर था तो वह इस तथ्य पर दुखी थी कि उसकी इच्छा स्वतंत्र नहीं थी, और जब वह अपने चरम पर थी तो यही परिस्थिति उसके सुख और अच्छे मूड का एक नया औपचारिक कारण बन गई। शायद इसके विपरीत हुआ होता, शायद ये पता चलता कि उसने स्वतंत्र इच्छा को आवश्यकता के साथ सामंजस्य स्थापित करने का तरीका पाया, अपने चरम पर नहीं बल्कि अपने चरम पर। जो भी हो, ऐसा सामंजस्य निस्संदेह संभव है। आवश्यकता के प्रति सचेत होना सबसे ऊर्जावान व्यावहारिक कार्रवाई के साथ काफी संगत है। किसी भी स्थिति में इतिहास में अब तक यही हुआ है। जिन लोगों ने स्वतंत्र इच्छा को अस्वीकार किया है वे अक्सर इच्छाशक्ति में अपने सभी समकालीनों से आगे निकल गए हैं और अपनी इच्छा को पूरी तरह से लागू किया है। इसके कई उदाहरण उद्धृत किए जा सकते हैं। वे सार्वभौमिक रूप से जाने जाते हैं। उन्हें भुलाया जा सकता है, जैसा कि स्टैमलर ने स्पष्ट रूप से किया है, केवल तभी जब कोई जानबूझकर ऐतिहासिक वास्तविकता को देखने से इनकार करता है। ये रवैया हमारे व्यक्तिपरकवादियों के बीच, उदाहरण के लिए, और कुछ जर्मन फिलिस्तीनियों के बीच दृढ़ता से चिन्हित है। फिलिस्तीनी और व्यक्तिपरकवादी हालांकि मनुष्य नहीं है बल्कि केवल प्रेत हैं, जैसा कि बेलिंस्की ने कहा होगा। आइए फिर भी उस मामले की अधिक बारीकी से जांच करें जब किसी व्यक्ति के अपने भूत, वर्तमान या भविष्य कार्य उसे पूरी तरह से आवश्यकता से रंगे हुए लगते हैं। हम पहले से ही जानते हैं कि ऐसा व्यक्ति खुद को मोहम्मद की तरह ही ईश्वर का दूत मानता है, नेपोलियन की तरह अपरिहार्य नियति द्वारा चुना हुआ मानता है,
या 19वीं सदी के कुछ सार्वजनिक लोगों की तरह ऐतिहासिक प्रगति की अदम्य शक्ति की अभिव्यक्ति मानता है, इच्छा शक्ति की लगभग मौलिक ताकत प्रदर्शित करता है, और छोटे शहर हैमलेट्स और हैमलेटकिंस द्वारा खड़ी की गई सभी बाधाओं को ताश के पत्तों के घर की तरह अपने रास्ते से हटा देता है। लेकिन यह मामला अब हमें दूसरे कोण से दिलचस्पी देता है, अर्थात इस प्रकार जब मेरी स्वतंत्र इच्छा की कमी की चेतना मेरे सामने केवल मेरे कार्य करने के तरीके से अलग तरीके से कार्य करने की पूर्ण व्यक्तिपरक और वस्तुनिष्ठ असंभवता के रूप में प्रस्तुत होती है, और जब उसी समय मेरे कार्य मेरे लिए अन्य सभी संभावित कार्यों में सबसे वांछनीय होते हैं, तब मेरे दिमाग में आवश्यकता स्वतंत्रता के साथ और स्वतंत्रता आवश्यकता के साथ पहचानी जाती है। और फिर मैं सिर्फ इस अर्थ में आज़ाद नहीं हूं कि मैं आज़ादी और ज़रूरत के बीच की इस पहचान को बिगाड़ नहीं सकता, मैं एक का दूसरे से विरोध नहीं कर सकता, मैं ज़रूरत के बंधन को महसूस नहीं कर सकता। लेकिन आज़ादी की ऐसी कमी एक ही समय में इसकी सबसे पूर्ण अभिव्यक्ति है। जिम्मेल कहते हैं कि स्वतंत्रता हमेशा किसी चीज़ से स्वतंत्रता होती है, और जहां स्वतंत्रता को संयम के विपरीत नहीं माना जाता है, वह अर्थहीन है। ये सच है, जाहिर है, लेकिन यह मामूली प्राथमिक सत्य उस थीसिस का खंडन करने के लिए आधार के रूप में काम नहीं कर सकता है, जो दार्शनिक विचार द्वारा अब तक की सबसे शानदार खोजों में से एक है कि स्वतंत्रता का अर्थ आवश्यकता के प्रति सचेत होना है। जिम्मेल की परिभाषा बहुत संकीर्ण है, ये केवल बाहरी संयम से स्वतंत्रता पर लागू होती है। जब तक हम केवल ऐसे संयमों पर चर्चा कर रहे हैं, तब तक स्वतंत्रता को आवश्यकता के साथ पहचानना बेहद हास्यास्पद होगा। एक जेबकतरे को आपका पॉकेट रुमाल चुराने की आज़ादी नहीं है, जब तक आप उसे ऐसा करने से रोक रहे हों और जब तक वह किसी न किसी तरह से आपके प्रतिरोध को दूर न कर दे। हालांकि स्वतंत्रता की इस प्राथमिक और सतही अवधारणा के अलावा, और जो लोग दार्शनिक रूप से सोचने में सक्षम हैं, वे इसे तभी समझ पाते हैं जब वे द्वैतवाद को त्याग देते हैं और यह समझ लेते हैं कि द्वैतवादियों की धारणा के विपरीत विषय और वस्तु के बीच कोई खाई नहीं है। रूसी व्यक्तिपरक अपने यूटोपियन आदर्शों का हमारे पूंजीवादी वास्तविकता के साथ विरोध करता है और इससे आगे नहीं जाता है। व्यक्तिपरक द्वैतवाद के दलदल में फंस गए हैं। तथाकथित रूसी शिष्यों के आदर्श व्यक्तिपरक के आदर्शों की तुलना में पूंजीवादी वास्तविकता से बहुत कम मिलते जुलते हैं। हालांकि इसके बावजूद शिष्यों ने एक ऐसा पुल ढूंढ लिया है जो आदर्शों को वास्तविकता से जोड़ता है। शिष्यों ने खुद को अद्वैतवाद तक बढ़ा लिया है। उनकी राय में पूंजीवाद अपने विकास के दौरान अपने स्वयं के निषेध और उनके रूसी शिष्यों और न केवल रूसी आदर्शों की प्राप्ति की ओर ले जाएगा। यह ऐतिहासिक आवश्यकता है। शिष्य इस आवश्यकता के एक साधन के रूप में कार्य करता है और अपनी सामाजिक स्थिति और अपनी मानसिकता और स्वभाव के कारण ऐसा करने में मदद नहीं कर सकता है जो उसकी स्थिति द्वारा बनाए गए थे। ये भी आवश्यकता का एक पहलू है। चूंकि उसकी सामाजिक स्थिति ने उसे इस चरित्र से ओतप्रोत किया है और किसी अन्य ने नहीं, वह न केवल आवश्यकता के साधन के रूप में कार्य करता है और ऐसा करने से बच नहीं सकता, बल्कि वह जुनूनी रूप से ऐसा करने की इच्छा करता है और ऐसा करने की इच्छा करने से बच नहीं सकता। ये स्वतंत्रता का एक पहलू है, और इसके अलावा स्वतंत्रता की वह आवश्यकता से विकसित हुई है, यानी इसे और अधिक सही ढंग से कहें तो यह वह स्वतंत्रता है जो आवश्यकता के समान है, यह आवश्यकता है जो स्वतंत्रता में परिवर्तित हो गई है। ये स्वतंत्रता एक निश्चित मात्रा में संयम से मुक्ति भी है, यह एक निश्चित मात्रा में प्रतिबंध का विरोधी भी है। गहन परिभाषाएं साथी परिभाषाओं का खंडन नहीं करती, बल्कि उन्हें पूरक करते हुए उन्हें अपने में शामिल कर लेती हैं। लेकिन इस मामले में किस तरह का संयम, किस तरह का प्रतिबंध प्रश्न में है। ये स्पष्ट है, नैतिक संयम जो उन लोगों की ऊर्जा को रोकता है जिन्होंने द्वैतवाद को नहीं त्यागा है। जब तक व्यक्ति दार्शनिक चिंतन में वीरतापूर्ण प्रयास द्वारा इस स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह पूरी तरह से स्वयं का नहीं होता, और उसकी मानसिक यातनाएं उसके द्वारा बाहरी आवश्यकता को दी जाने वाली शर्मनाक श्रद्धांजलि होती हैं, जो उसके विरोध में खड़ी होती हैं। लेकिन जैसे ही यह व्यक्ति इस दर्दनाक और शर्मनाक प्रतिबंध के जुए को उतार फेंकता है, वह एक नए, पूर्ण और अब तक कभी अनुभव न किए गए जीवन के लिए जन्म लेता है, और उसके स्वतंत्र कार्य आवश्यकता की सचेत और स्वतंत्र अभिव्यक्ति बन जाते हैं। तब वह एक महान सामाजिक शक्ति बन जाएगा, और तब कुछ भी उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता और न ही रोकेगा। धूर्त झूठ पर फूटता हुआ दैवी क्रोध का तूफान सा 3। फिर किसी निश्चित घटना की पूर्ण अनिवार्यता के प्रति सचेत होना केवल उस व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ा सकता है जो उससे सहानुभूति रखता है और जो स्वयं को उसे अस्तित्व में लाने वाली शक्तियों में से एक मानता है। यदि ऐसा व्यक्ति जो इस घटना की अनिवार्यता के प्रति सचेत है अपने हाथ मोड़कर कुछ नहीं करता, तो वह दिखाएगा कि वह अंकगणित से अनभिज्ञ है। वास्तव में मान लीजिए कि घटना ए को निश्चित रूप से परिस्थितियों के एक निश्चित योग एस के अंतर्गत घटित होना है।
आपने मुझे ये साबित कर दिया है कि परिस्थितियों के इस योग का एक हिस्सा पहले से मौजूद है और दूसरा हिस्सा निश्चित समय टी में अस्तित्व में आएगा। इस बात से आश्वस्त होकर मैं, जो घटना ए के प्रति सहानुभूति रखता हूँ, कहता हूँ अच्छा, और तब तक सो जाता हूँ जब तक कि वह सुखद दिन न आ जाए जब आपके द्वारा बताई गई घटना घटित न हो जाए। परिणाम क्या होगा? निम्नलिखित। आपकी गणना के अनुसार घटना ए को लाने के लिए आवश्यक परिस्थितियों के योग। हालांकि मैं गहरी नींद में डूबा हुआ हूँ, इसलिए समय टी पर दी गई घटना के लिए अनुकूल परिस्थितियों का योग एस नहीं बल्कि ऐसे होगा जो स्थिति को बदल देता है। शायद मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति ले लेगा जो निष्क्रियता के बिंदु पर था लेकिन मेरी उदासीनता को देखकर बच गया जो उसे हानिकारक लगी। उस स्थिति में बल को बल बी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा और यदि अब बराबर बी है तो ए के लिए अनुकूल परिस्थितियों का योग एस के बराबर रहेगा और घटना ए आखिरकार समय टी पर घटित होगी। लेकिन अगर मेरे बल को शून्य के बराबर नहीं माना जा सकता है, अगर मैं एक कुशल और योग्य कार्य करता हूं और किसी ने मेरी जगह नहीं ली है, तो हमारे पास पूरा योग एस नहीं होगा और घटना ए हमारे अनुमान से बाद में घटित होगी, या उतनी पूरी तरह से नहीं जितनी हमने उम्मीद की थी, या ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ये दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है, और अगर मैं इसे नहीं समझता, अगर मुझे लगता है कि मेरे बदले जाने के बाद भी ऐसे ही रहता है, तो ये केवल इसलिए है क्योंकि मैं गिनने में असमर्थ हूँ। लेकिन क्या मैं अकेला हूँ जो गिनने में असमर्थ हूँ? आपने, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी कि समय टी पर योग एस निश्चित रूप से उपलब्ध होगा, यह नहीं सोचा था कि मैं आपसे बातचीत के तुरंत बाद सो जाऊंगा। आपको विश्वास था कि मैं अंत तक एक अच्छा कार्यकर्ता बना रहूंगा। बल जितना आपने सोचा था उससे कम विश्वसनीय था, इसलिए आपने भी गलत गिनती की। लेकिन मान लीजिए कि आपने कोई गलती नहीं की। परिस्थितियों के इस योग में नकारात्मक परिमाण के रूप में मेरा प्रतिस्थापन शामिल होगा और इसमें सकारात्मक परिमाण के रूप में दृढ़ विश्वास वाले पुरुषों पर उत्तेजक प्रभाव भी शामिल होगा कि उनके प्रयास और आदर्श वस्तुनिष्ठ आवश्यकता की व्यक्तिपरक अभिव्यक्ति है। उस स्थिति में योग एस वास्तव में आपके द्वारा नियुक्त समय पर उपलब्ध होगा और घटना ए घटित होगी। मुझे लगता है ये स्पष्ट है। लेकिन अगर यह स्पष्ट है तो मैं इस विचार से भ्रमित क्यों था कि घटना अपरिहार्य थी? मुझे ऐसा क्यों लगा कि इसने मुझे निष्क्रियता की निंदा की? इस पर चर्चा करते समय मैं अंकगणित के सबसे सरल नियमों को क्यों भूल गया? शायद इसलिए कि मेरे पालन पोषण की परिस्थितियों के कारण मुझमें पहले से ही निष्क्रियता की ओर बहुत मजबूत झुकाव था और आपके साथ मेरी बातचीत ने उस बूंद के रूप में काम किया जिसने इस प्रशंसनीय झुकाव के प्याले को भर दिया। बस इतना ही। केवल इस अर्थ में जिस कारण से मेरी नैतिक ढिलाई और बेकारपन का पता चला, आवश्यकता की चेतना यहाँ प्रकट हुई। इसे इस ढीलेपन का कारण नहीं माना जा सकता, इसके कारण मेरे पालन पोषण की परिस्थितियां हैं। और इसलिए अंकगणित एक बहुत ही सम्मानजनक और उपयोगी विज्ञान है जिसके नियमों को, मैं कहूंगा, विशेष रूप से दार्शनिकों द्वारा भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन किसी घटना की आवश्यकता की चेतना का उस शक्तिशाली व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो उससे सहानुभूति नहीं रखता और उसके घटित होने का प्रतिरोध करता है? यहाँ स्थिति कुछ भिन्न है। बहुत संभव है कि इससे उसके प्रतिरोध की शक्ति शिथिल पड़ जाए। लेकिन किसी घटना के विरोधियों को कब यह विश्वास हो जाता है कि यह अवश्यंभावी है? जब इसके अनुकूल परिस्थितियां बहुत अधिक और बहुत प्रबल होती हैं। ये तथ्य कि इसके विरोधियों को यह एहसास हो जाता है कि घटना अवश्यंभावी है और उनकी ऊर्जा का शिथिल पड़ जाना केवल इसके अनुकूल परिस्थितियों की शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। ये अभिव्यक्तियां अपने आप में अनुकूल परिस्थितियों का ही एक हिस्सा हैं। लेकिन सभी विरोधियों में प्रतिरोध की शक्ति शिथिल नहीं होगी। उनमें से कुछ में ये चेतना की घटना अवश्यंभावी है, इसे बढ़ाएगी और निराशा की शक्ति में रूपांतरित कर देगी। सामान्य रूप से इतिहास और विशेष रूप से रूस का इतिहास इस प्रकार की शक्ति के कुछ शिक्षाप्रद उदाहरण प्रदान करता है। हमें आशा है कि पाठक हमारी सहायता के बिना इन्हें याद कर सकेंगे। यहाँ हमें श्री कारेव ने बीच में टोका, जो बेशक स्वतंत्रता और आवश्यकता पर हमारे विचारों से असहमत हैं, और इसके अलावा मजबूत लोगों के लिए चरमपंथ के प्रति हमारी पक्षपातपूर्णता को अस्वीकार करते हैं, फिर भी हमारी पत्रिका के पन्नों में यह विचार पाकर प्रसन्न है कि व्यक्ति एक महान सामाजिक शक्ति हो सकता है। योग्य प्रोफेसर खुशी से कहते हैं, मैंने हमेशा यही कहा है। और यह सच है। श्री कारेव और सभी व्यक्तिपरक लोगों ने हमेशा इतिहास में व्यक्ति को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी है। और एक समय था जब उन्हें उन्नत युवा लोगों के बीच काफी सहानुभूति मिली थी, जो आम भलाई के लिए काम करने के महान प्रयासों से ओतप्रोत थे और इसलिए स्वाभाविक रूप से व्यक्तिगत पहल को बहुत महत्व देते थे। संक्षेप में, हालांकि व्यक्तिपरक लोग कभी भी इतिहास में व्यक्ति की भूमिका की समस्या को हल करने या यहाँ तक कि उसे ठीक से प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हुए हैं।
सामाजिक ऐतिहासिक प्रगति के नियमों के प्रभाव के विपरीत उन्होंने आलोचनात्मक रूप से सोचने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों को आगे बढ़ाया और इस प्रकार मानव कारक सिद्धांत की एक नई प्रजाति बनाए। आलोचनात्मक रूप से सोचने वाले व्यक्ति इस प्रगति का एक कारक थे, इसके अपने नियम दूसरे कारक थे। इसका परिणाम एक चरम असंगति थी जिसे कोई तब तक बर्दाश्त कर सकता था जब तक कि सक्रिय व्यक्तियों का ध्यान दिन की व्यावहारिक समस्याओं पर केंद्रित था और उनके पास दार्शनिक समस्याओं को समर्पित करने का कोई समय नहीं था। लेकिन 80 के दशक में जो शांति आई उसने उन लोगों को दार्शनिक चिंतन के लिए मजबूर कर दिया जो सोचने में सक्षम थे, और तब से व्यक्तिपरक सिद्धांत अपनी सभी सीमाओं से फट रहा है और यहाँ तक कि 81 के प्रसिद्ध ओवरकोट की तरह टुकड़े टुकड़े हो रहा है। किसी भी तरह की पैचिंग का कोई फायदा नहीं हुआ और एक के बाद एक सोचने वाले लोगों ने व्यक्तिपरकता को एक स्पष्ट और पूरी तरह से अस्वास्थ्यकर सिद्धांत के रूप में अस्वीकार करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसा कि ऐसे मामलों में हमेशा होता है, इस सिद्धांत के खिलाफ प्रतिक्रिया ने इसके कुछ विरोधियों को विपरीत चरम पर जाने के लिए प्रेरित किया। जबकि कुछ व्यक्तिवादी इतिहास में व्यक्ति को यथासंभव व्यापक भूमिका देने का प्रयास करते हुए मानव जाति की ऐतिहासिक प्रगति को नियमों को व्यक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में मान्यता देने से इनकार कर देते हैं, उनके कुछ बाद के विरोधी इस प्रगति की सुसंगत चरित्र को और अधिक स्पष्ट रूप से सामने लाने का प्रयास करते हुए स्पष्ट रूप से यह भूलने के लिए तैयार थे कि मनुष्य इतिहास बनाते हैं और इसलिए व्यक्तियों की गतिविधियां इतिहास में महत्वपूर्ण होने से नहीं बच सकती हैं। उन्होंने व्यक्ति को एक नगण्य मात्रा घोषित किया है। सिद्धांत रूप में ये चरम उतना ही अस्वीकार्य है जितना कि अधिक उत्साही व्यक्तिवादियों द्वारा पहुंचा गया। थीसिस को एंटीथेसिस के लिए बलिदान करना उतना ही अनुचित है जितना कि थीसिस के लिए एंटीथेसिस को भूलना। सही दृष्टिकोण तभी मिलेगा जब हम उनमें निहित सत्य के बिंदुओं को एक संश्लेषण में एकीकृत करने में सफल होंगे। 4. ये समस्या हमें लंबे समय से रुच रही है और हम लंबे समय से अपने पाठकों को आमंत्रित करना चाहते थे कि वे इस समस्या से निपटने में हमारे साथ शामिल हों। हालांकि हम कुछ आशंकाओं से बंधे हुए थे। हमने सोचा कि शायद हमारे पाठकों ने इसे पहले ही अपने लिए हल कर लिया है और हमारा प्रस्ताव देर से आएगा। ये आशंकाएं अब दूर हो गई हैं। जर्मन इतिहासकारों ने उन्हें हमारे लिए दूर कर दिया है। हम ये कहने में काफी गंभीर हैं। मामले का तथ्य यह है कि हाल ही में जर्मन इतिहासकारों के बीच इतिहास में महान पुरुषों को लेकर काफी गर्मागर्म विवाद चल रहा है। कुछ लोग इन पुरुषों की राजनीतिक गतिविधियों को ऐतिहासिक विकास का मुख्य और लगभग एकमात्र स्रोत मानते हैं, जबकि अन्य लोग दावा करते रहे हैं कि ऐसा दृष्टिकोण एकतरफा है और इतिहास के विज्ञान को न केवल महान पुरुषों की गतिविधियों और न केवल राजनीतिक इतिहास बल्कि पूरे ऐतिहासिक जीवन को ध्यान में रखना चाहिए। दास गैंजे देस गैस्टिक्टिल चेन लेबेंस। बाद की प्रवृत्ति के प्रतिनिधियों में से एक कार्ल लैम्प्रेच हैं, जो जर्मन लोगों के इतिहास के लेखक हैं, जिसका रूसी में अनुवाद पी. निकोलायेव ने किया है। लैम्प्रेच के विरोधियों ने उन पर सामूहिकवादी और भौतिकवादी होने का आरोप लगाया। उन्हें सामाजिक लोकतांत्रिक नास्तिकों के बराबर भी रखा गया, जैसा कि उन्होंने बहस को समाप्त करते हुए व्यक्त किया। जब हम उनके विचारों से परिचित हुए तो हमने पाया कि इस बेचारे विद्वान के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार थे। साथ ही हमें यकीन हो गया कि वर्तमान जर्मन इतिहासकार इतिहास में व्यक्ति की भूमिका की समस्या को हल करने में असमर्थ हैं। तब हमने फैसला किया कि हमें यह मानने का अधिकार है कि यह समस्या अभी भी कई रूसी पाठकों के लिए भी अनसुलझी है और इसके बारे में अभी भी कुछ ऐसा कहा जा सकता है जो सैद्धांतिक और व्यावहारिक रुचि से बिल्कुल भी कम नहीं होगा। लैम्प्रेच ने प्रमुख राजनेताओं के विचारों का एक पूरा संग्रह, जैसा कि वे इसे व्यक्त करते हैं, इकट्ठा किया, जो उस ऐतिहासिक परिवेश में उनकी गतिविधियों पर आधारित थे जिसमें उन्होंने अपना काम किया था। हालांकि अपने वाद विवाद में उन्होंने खुद को फिलहाल बिस्मार्क के कुछ भाषणों और विचारों के संदर्भों तक ही सीमित रखा। उन्होंने 16 अप्रैल 1869 को उत्तरी जर्मन रीचस्टैग में आयरन चांसलर द्वारा कहे गए निम्नलिखित शब्दों को उद्धृत किया। सज्जनों, हम न तो अतीत के इतिहास को अनदेखा कर सकते हैं और न ही भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मैं आपको उस गलती के खिलाफ चेतावनी देना चाहता हूं जिसके कारण लोग अपनी घड़ियों की सुइयों को आगे बढ़ा देते हैं, ये सोचकर कि ऐसा करके वे समय को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ा रहे हैं। जिन घटनाओं का मैंने लाभ उठाया उन पर मेरे प्रभाव को आमतौर पर बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, लेकिन कभी किसी के मन में यह सवाल नहीं उठता कि मैं इतिहास बनाऊं। मैं आपके साथ मिलकर भी ऐसा नहीं कर सकता, हालांकि हम साथ मिलकर पूरी दुनिया का विरोध कर सकते हैं। हम इतिहास नहीं बना सकते, हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक ये बन रहा हो। हम फल को दिए की गर्मी में रखकर उसे जल्दी नहीं पका सकते, और अगर हम फल को पकने से पहले तोड़ लेंगे तो हम केवल उसके विकास को रोकेंगे और उसे खराब करेंगे।
जोली के साक्ष्य का हवाला देते हुए लैम्प्रेच ने उन विचारों को भी उद्धृत किया है जो बिस्मार्क ने फ्रेंको प्रशिया युद्ध के दौरान एक से अधिक बार व्यक्त किए थे। फिर से इन विचारों में जो विचार चलता है वह ये है कि हम महान ऐतिहासिक घटनाएं नहीं बना सकते हैं, बल्कि हमें चीजों के प्राकृतिक क्रम के अनुसार खुद को ढाल लेना चाहिए और जो पहले से ही पका हुआ है उसे हासिल करने तक खुद को सीमित रखना चाहिए। लैम्प्रेच इसे गहन और संपूर्ण सत्य मानते हैं। उनके विचार में एक आधुनिक इतिहासकार अन्यथा नहीं सोच सकता, बशर्ते वह घटनाओं की गहराई में झांकने में सक्षम हो और अपनी दृष्टि के क्षेत्र को समय के बहुत कम अंतराल तक सीमित न रखे। क्या बिस्मार्क जर्मनी को प्राकृतिक अर्थव्यवस्था में वापस ला सकता था? वह अपनी शक्ति के चरम पर होने पर भी ऐसा करने में असमर्थ रहा होगा। सामान्य ऐतिहासिक परिस्थितियां सबसे मजबूत व्यक्तियों से भी अधिक मजबूत होती हैं। एक महान व्यक्ति के लिए उसके युग का सामान्य चरित्र अनुभवजन्य रूप से दी गई आवश्यकता है। लैम्प्रेच इस तरह तर्क देते हैं, अपने दृष्टिकोण को सार्वभौमिक कहते हैं। इस सार्वभौमिक दृष्टिकोण के कमजोर पक्ष को देखना मुश्किल नहीं है। बिस्मार्क के ऊपर उद्धृत विचार एक मनोवैज्ञानिक दस्तावेज के रूप में बहुत दिलचस्प हैं। कोई दिवंगत जर्मन चांसलर की गतिविधियों से सहानुभूति नहीं रख सकता है, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि वे महत्वहीन थे, कि बिस्मार्क शांतिवाद के लिए प्रतिष्ठित थे। उनके बारे में ही लेसल ने कहा था, प्रतिक्रिया के सेवक वक्ता नहीं होते, लेकिन ईश्वर करे कि प्रगति के पास उनके जैसे सेवक हों। और फिर भी यह व्यक्ति, जिसने कभी कभी वास्तव में लौह ऊर्जा का प्रदर्शन किया, चीजों के प्राकृतिक क्रम के सामने खुद को बिल्कुल नपुंसक मानता था, जाहिर तौर पर खुद को ऐतिहासिक विकास का एक साधारण साधन मानता था, यह एक बार फिर साबित करता है कि कोई व्यक्ति घटनाओं को आवश्यकता के प्रकाश में देख सकता है और साथ ही एक बहुत ऊर्जावान राजनेता भी हो सकता है। लेकिन केवल इसी संबंध में बिस्मार्क के विचार दिलचस्प हैं, उन्हें इतिहास में व्यक्ति की भूमिका की समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता। बिस्मार्क के अनुसार घटनाएं अपने आप घटित होती हैं और हम उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं जो वे हमारे लिए तैयार करती हैं। लेकिन सुरक्षित करने का हर कार्य एक ऐतिहासिक घटना भी है। ऐसी घटनाओं और अपने आप घटित होने वाली घटनाओं के बीच क्या अंतर है? वास्तव में लगभग हर ऐतिहासिक घटना एक साथ किसी व्यक्ति द्वारा पिछले विकास के पहले से पके फल को सुरक्षित करने का कार्य है और उन घटनाओं की श्रृंखला में एक कड़ी है जो भविष्य के फलों को तैयार कर रही है। सुरक्षित करने के कार्य चीजों के प्राकृतिक क्रम के विपरीत कैसे हो सकते हैं? जाहिर है, बिस्मार्क ये कहना चाहते थे कि इतिहास में काम करने वाले व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह कभी भी सर्वशक्तिमान नहीं थे और न ही कभी होंगे। बेशक ये सभी संदेह से परे है। फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि उनकी शक्ति सर्वशक्तिमानता से बहुत दूर किस पर निर्भर करती है, किन परिस्थितियों में यह बढ़ती है और किन परिस्थितियों में ये कम होती है। न तो बिस्मार्क और न ही इतिहास की सार्वभौमिक अवधारणा के विद्वान अधिवक्ता जो उन्हें उद्धृत करते हैं, इन सवालों का जवाब देते हैं। ये सच है कि लैम्प्रेच हमें अधिक उचित उदाहरण देते हैं। उदाहरण के लिए, वह फ्रांस में समकालीन ऐतिहासिक विज्ञान के सबसे प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक मोनोद के निम्नलिखित शब्दों को उद्धृत करते हैं। इतिहासकारों की आदत है कि वे केवल मानवीय गतिविधियों की शानदार, शोरगुल भरी और क्षणभंगुर अभिव्यक्तियों, महान घटनाओं और महान व्यक्तियों पर ही ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि वे आर्थिक स्थितियों और सामाजिक संस्थाओं में होने वाले महान और धीमे बदलावों को चित्रित करें, जो मानव विकास का वास्तव में दिलचस्प और अस्थायी हिस्सा है, वह हिस्सा जिसे एक हद तक कानूनों में घटाया जा सकता है और एक हद तक सटीक विश्लेषण के अधीन किया जा सकता है। वास्तव में महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्ति उपर्युक्त विकास के विभिन्न क्षणों के संकेत और प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अधिकांश घटनाएं जिन्हें ऐतिहासिक कहा जाता है, उनका वास्तविक इतिहास से वैसा ही संबंध है जैसा कि समुद्र की सतह से उठने वाली लहरों का, जो एक पल के लिए प्रकाश में चमकती हैं और रेतीले तट पर टूट जाती हैं, अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ती, ज्वार की गहरी और निरंतर गति से होता है। लैम्प्रेच ने घोषणा की कि वह इनमें से हर एक शब्द पर अपने हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। ये सर्वविदित है कि जर्मन विद्वान फ्रांसीसी विद्वानों से सहमत होने में अनिच्छुक हैं और फ्रांसीसी जर्मन विद्वानों से सहमत होने में अनिच्छुक हैं। यही कारण है कि बेल्जियम के इतिहासकार पिरेन ने रिव्यू हिस्टोरिक में इस तथ्य पर विशेष रूप से जोर दिया कि मोनोड की इतिहास की अवधारणा लैम्प्रेच की अवधारणा से मेल खाती है। ये सामंजस्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा। जाहिर है, ये दर्शाता है कि भविष्य इतिहास की नई अवधारणा का है। 5. हम पिरेन की सुखद उम्मीदों को साझा नहीं करते हैं। भविष्य अस्पष्ट और अनिश्चित विचारों से संबंधित नहीं हो सकता है, और मोनोड और विशेष रूप से लैम्प्रेच के विचार बिल्कुल ऐसे ही हैं। बेशक कोई भी उस प्रवृत्ति का स्वागत करने से नहीं बच सकता है जो ये घोषित करती है कि इतिहास के विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक संस्थाओं और आर्थिक स्थितियों का अध्ययन करना है। जब ऐसी प्रवृत्ति निश्चित रूप से समेकित हो जाएगी तो यह विज्ञान बहुत प्रगति करेगा।
हालांकि सबसे पहले पिरेन ये सोचने में गलत है कि यह एक नई प्रवृत्ति है। यह 19वीं सदी के 20वें दशक में इतिहास के विज्ञान में उभरा। गुइजोट, मिग्नेट, ऑगस्टिन थियरी और बाद में टोकेविले और अन्य इसके शानदार और सुसंगत प्रतिनिधि थे। मोनोड और लैम्प्रेच के विचार एक पुराने लेकिन उत्कृष्ट मूल की एक धुंधली नकल हैं। दूसरे, गुइजोट, मिग्नेट और अन्य फ्रांसीसी इतिहासकारों के विचार अपने समय के लिए जितने भी गहन रहे हों, उनमें से बहुत कुछ अप्रकाशित रह गया है। वे इतिहास में व्यक्ति की भूमिका की समस्या का पूर्ण और निश्चित समाधान प्रदान नहीं करते हैं, और इतिहास के विज्ञान को यह समाधान अवश्य प्रदान करना चाहिए यदि इसके प्रतिनिधियों को अपने विषय की एक तरफा अवधारणा से छुटकारा पाना है। भविष्य उस स्कूल का है जो अन्य समस्याओं के अलावा इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान खोजता है। गुइजोट, मिग्नेट और इस प्रवृत्ति से जुड़े अन्य इतिहासकारों के विचार 18वीं शताब्दी में प्रचलित इतिहास के विचारों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थे और उनके विपरीत थे। 18वीं शताब्दी में इतिहास के दर्शन के छात्रों ने हर चीज को व्यक्तियों की सचेत गतिविधियों तक सीमित कर दिया। सच है, उस समय भी नियम के अपवाद थे। उदाहरण के लिए विको, मोंटेस्क्यू और हर्डर की दार्शनिक ऐतिहासिक दृष्टि का क्षेत्र बहुत व्यापक था। लेकिन हम अपवादों की बात नहीं कर रहे हैं। 18वीं शताब्दी के अधिकांश विचारकों ने इतिहास को ठीक उसी तरह देखा जैसा हमने वर्णन किया है। इस संबंध में उदाहरण के लिए मैबली के ऐतिहासिक कार्यों को एक बार फिर से पढ़ना बहुत दिलचस्प है। मैबली के अनुसार मिनोस ने क्रेटिस के पूरे सामाजिक और राजनीतिक जीवन और नैतिकता का निर्माण किया, जबकि लाइकर्गस ने स्पार्टा के लिए वही सेवा की। यदि स्पार्टन्स ने भौतिक संपदा को तिरस्कृत किया, तो ये पूरी तरह से लाइकुर्गस के कारण था, जो अपने साथी नागरिकों के दिलों की गहराई में उतरे और वहां धन के प्रति प्रेम के बीज को कुचल दिया। डेसेंडेड पर एनसी डायट जस्ट डांस ल फॉन डूकर देस सिटोयंस आदि। और यदि बाद में स्पार्टन्स उस मार्ग से भटक गए जो बुद्धिमान लाइकुर्गस ने उन्हें बताया था, तो इसके लिए दोष लिसेंडर पर है, जिसने उन्हें समझाया कि नए समय और नई स्थितियों के लिए नए नियमों और नई नीति की आवश्यकता है। ऐसी अवधारणाओं के दृष्टिकोण से लिखे गए शोधों का विज्ञान से बहुत कम संबंध है। 18वीं सदी के अंत की आश्चर्यजनक घटनाओं के बाद अब ये सोचना बिल्कुल असंभव था कि इतिहास कमोबेश प्रमुख और कमोबेश महान और प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा बनाया गया था, जिन्होंने अपने विवेक से अज्ञानी लेकिन आज्ञाकारी जनता को कुछ भावनाओं और विचारों से भर दिया था। इसके अलावा इतिहास के इस दर्शन ने बुर्जुआ सिद्धांतकारों के आम आदमी के गर्व को ठेस पहुंचाए। वे उन्हीं भावनाओं से प्रेरित थे जो 18वीं सदी में बुर्जुआ नाटक के उदय में खुद को प्रकट करती थीं। इतिहास की पुरानी अवधारणाओं का मुकाबला करने में थियरी ने उन्हीं तर्कों का इस्तेमाल किया जो ब्यूमचेस और अन्य लोगों ने पुराने सौंदर्यशास्त्र के खिलाफ आगे बढ़ाए थे। अंत में फ्रांस ने हाल ही में जो तूफान झेले थे, उनसे ये स्पष्ट रूप से पता चला कि ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम किसी भी तरह से केवल मनुष्यों के सचेत कार्यों द्वारा निर्धारित नहीं होता। ये परिस्थिति अकेले ही यह विचार सुझाने के लिए पर्याप्त थी कि ये घटनाएं किसी छिपी हुई आवश्यकता के प्रभाव के कारण थीं, जो प्रकृति की तात्विक शक्तियों की तरह आंख मूंद कर काम करती थीं, लेकिन कुछ अपरिवर्तनीय नियमों के अनुसार। यह एक अत्यंत उल्लेखनीय तथ्य है, जिसे, जहां तक हम जानते हैं, पहले किसी ने नहीं बताया कि पुनर्स्थापना के दौर के फ्रांसीसी इतिहासकारों ने इतिहास की नई अवधारणा को फ्रांसीसी क्रांति पर अपने कार्यों में सबसे सुसंगत रूप से कानूनों के अनुरूप प्रक्रिया के रूप में लागू किया। उदाहरण के लिए मिग्नेट के कार्यों में ऐसा ही था। चेटेउब्रियान ने इतिहास के नए स्कूल को भाग्यवादी कहा। अन्वेषक को सौंपे गए कार्यों को सूत्रबद्ध करते हुए उन्होंने कहा, ये प्रणाली मांग करती है कि इतिहासकार बिना किसी आक्रोश के सबसे क्रूर अत्याचारों का वर्णन करे, सर्वोच्च गुणों के बारे में बिना किसी प्रेम के बोले और अपनी बर्फीली आंखों से सामाजिक जीवन में केवल उन अप्रतिरोध्य नियमों की अभिव्यक्ति देखे जिनके कारण प्रत्येक घटना ठीक उसी तरह घटित होती है जैसा कि उसे अनिवार्य रूप से घटित होना था। बेशक ये गलत है। नए स्कूल ने इतिहासकार से यह अपेक्षा नहीं की कि वह भावशून्य हो। ऑगस्टिन थियरी ने तो यहाँ तक कहा कि राजनीतिक जुनून अन्वेषक के दिमाग को तेज करके सत्य की खोज के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में काम कर सकता है। ये देखने के लिए कि वे लौकिक और आध्यात्मिक स्वामियों के खिलाफ संघर्ष में पूंजीपति वर्ग के साथ साथ उभरते सर्वहारा वर्ग की मांगों को दबाने के उसके प्रयासों के साथ दृढ़ता से सहानुभूति रखते थे। गुइजोट, थियरी या मिग्नेट के ऐतिहासिक कार्यों से खुद को थोड़ा परिचित करना ही पर्याप्त है। ये निर्विवाद है, इतिहास का नया स्कूल 19वीं सदी के 20वें दशक में उभरा, यानी जब पूंजीपति वर्ग ने पहले ही अभिजात वर्ग को परास्त कर दिया था। हालांकि बाद वाला अभी भी अपने कुछ पुराने विशेषाधिकारों को बहाल करने का प्रयास कर रहा था। अपने वर्ग की जीत की गर्वित चेतना नए स्कूल के इतिहासकारों के सभी तर्कों में परिलक्षित होती थी। और चूंकि पूंजीपति वर्ग कभी भी शूरवीरों जैसी वीरता के लिए विख्यात नहीं था, इसलिए कभी कभी इसके वैज्ञानिक प्रतिनिधियों के तर्कों में पराजितों के प्रति कठोरता का भाव देखा जा सकता है।
गुइजोट ने अपने एक विवादास्पद पैम्फलेट में लिखा है, ले प्लस फोर्ट एब्जॉर्ब ले प्लस फेबल एट इलास्ट डेड्रोइट सबसे मजबूत सबसे कमजोर को अवशोषित करता है और उसे ऐसा करने का अधिकार है। मजदूर वर्ग के प्रति उनका रवैया कम कठोर नहीं है। ये कठोरता ही थी जो कभी कभी शांत उदासीनता का रूप ले लेती थी, जिसने चेट्यूब्रियांट को गुमराह किया। इसके अलावा उस समय यह अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं था कि जब ये कहा जाता था कि इतिहास कुछ कानूनों के अनुरूप होता है तो इसका क्या मतलब था। अंत में नया स्कूल भाग्यवादी प्रतीत हो सकता है, क्योंकि इस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए दृढ़ता से प्रयास करते हुए इसने इतिहास के महान व्यक्तियों पर बहुत कम ध्यान दिया। जो लोग 18वीं शताब्दी के ऐतिहासिक विचारों पर पले बड़े थे, उन्हें इसे स्वीकार करना मुश्किल लगा। नए इतिहासकारों के विचारों पर हर तरफ से आपत्तियां आने लगीं और फिर विवाद भड़क उठा, जो जैसा कि हमने देखा आज तक खत्म नहीं हुआ है। जनवरी 1826 में सेंटे बेउवे ने ग्लोब में मिग्नेट के फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास के 5वें और 6ठे खंड की समीक्षा में निम्नलिखित लिखा था, किसी भी क्षण एक आदमी अपनी इच्छा के अचानक निर्णय से घटनाओं के पाठ्यक्रम में एक नई, अप्रत्याशित और परिवर्तनशील शक्ति पेश कर सकता है, जो उस पाठ्यक्रम को बदल सकती है, लेकिन जिसे इसकी परिवर्तनशीलता के कारण स्वयं मापा नहीं जा सकता है। यह नहीं सोचा जाना चाहिए कि सेंटे बेउवे ने यह मान लिया था कि मानव इच्छा के अचानक निर्णय बिना कारण के होते हैं। नहीं, ये बहुत भोलापन होगा। उन्होंने केवल ये दावा किया कि एक आदमी के मानसिक और नैतिक गुण, जो सार्वजनिक जीवन में कम या ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसकी प्रतिभा, ज्ञान, दृढ़ संकल्प या दृढ़ता, साहस या कायरता आदि घटनाओं के पाठ्यक्रम और परिणाम पर एक स्पष्ट प्रभाव डालने में विफल नहीं हो सकते हैं। और फिर भी इन गुणों को केवल एक राष्ट्र के विकास के सामान्य नियमों द्वारा समझाया नहीं जा सकता है। वे हमेशा और काफी हद तक निजी जीवन की दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप अर्जित होते हैं। हम इस विचार को समझाने के लिए कुछ उदाहरण उद्धृत करेंगे जो संयोगवश मुझे अपने आप में काफी स्पष्ट लगते हैं। ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना ने कई शानदार जीत हासिल की और ऐसा लग रहा था कि फ्रांस ऑस्ट्रिया को अब के बेल्जियम में काफी व्यापक क्षेत्र सौंपने के लिए मजबूर करने की स्थिति में था, लेकिन लुई 15 ने इस क्षेत्र का दावा नहीं किया, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा, वह एक राजा के रूप में लड़ रहे थे, न कि एक व्यापारी के रूप में, और फ्रांस को एक्स ला चैपल की शांति से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हालांकि अगर लुई 15 एक अलग चरित्र का व्यक्ति होता तो फ्रांस का क्षेत्र बढ़ गया होता और परिणामस्वरूप उसका आर्थिक और राजनीतिक विकास कुछ अलग दिशा में होता। जैसा कि सर्वविदित है, फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन में 7 साल का युद्ध छेड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि यह गठबंधन मैडम पोम्पादोर के मजबूत दबाव के परिणामस्वरूप संपन्न हुआ था, जो इस तथ्य से बेहद खुश थी कि उसे लिखे एक पत्र में गर्वित मारिया थेरेसा ने उसे चचेरी बहन या प्यारी दोस्त बियन बोनेमी कहा था। इसलिए कोई यह कह सकता है कि अगर लुई 15 सख्त नैतिकता वाला व्यक्ति होता या उसने अपने पसंदीदा के प्रभाव के आगे कम झुकना पसंद किया होता, तो मैडम पोम्पादोर घटनाओं के पाठ्यक्रम को उस हद तक प्रभावित करने में सक्षम नहीं होती जितना उसने किया, और वे एक अलग मोड़ लेते। इसके अलावा 7 साल के युद्ध में फ्रांस असफल रहा, उसके जनरलों को कई शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। सामान्य तौर पर उनका आचरण बहुत ही अजीब था। रिचेल्यू लूटपाट में लगा हुआ था और सूबिस और ब्रोगली लगातार एक दूसरे को बाधित कर रहे थे। उदाहरण के लिए, जब ब्रोगली विलिंघहौसेन में दुश्मन पर हमला कर रहा था तो सूबिस ने गोलियों की आवाज सुनी, लेकिन अपने साथी की सहायता के लिए नहीं गया, जैसा कि व्यवस्था की गई थी और जैसा कि उसे निस्संदेह करना चाहिए था, और ब्रोगली को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अत्यंत अक्षम सूबिस को उपरोक्त मैडम पोम्पादोर का संरक्षण प्राप्त था। हम फिर से कह सकते हैं कि यदि लुई 15 कम कामुक होता या उसके पसंदीदा ने राजनीति में हस्तक्षेप करने से परहेज किया होता, तो घटनाएं फ्रांस के लिए इतनी प्रतिकूल नहीं होती। फ्रांसीसी इतिहासकारों का कहना है कि फ्रांस को यूरोपीय महाद्वीप पर युद्ध छेड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और उसे अपने उपनिवेशों पर इंग्लैंड के अतिक्रमण का विरोध करने के लिए अपने सभी प्रयासों को समुद्र पर केंद्रित करना चाहिए था। तथ्य यह है कि उसने अलग तरीके से काम किया, फिर से अपरिहार्य मैडम पोम्पादोर के कारण था, जो अपनी प्यारी दोस्त मारिया थेरेसा को खुश करना चाहती थी। 7 साल के युद्ध के परिणामस्वरूप फ्रांस ने अपनी सबसे अच्छी कॉलोनियों को खो दिया, जिसने निस्संदेह उसके आर्थिक संबंधों के विकास को बहुत प्रभावित किया। इस मामले में आर्थिक विकास के प्रभावशाली कारक की भूमिका में स्त्री का घमंड दिखाई देता है। क्या हमें किसी और उदाहरण की जरूरत है? हम एक और उदाहरण देंगे जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला होगा। अगस्त 1761 में ऊपर बताए गए 7 साल के युद्ध के दौरान ऑस्ट्रियाई सैनिकों ने सिलेसिया में रूसी सैनिकों के साथ मिलकर स्ट्रीगांव के पास फ्रेडरिक को घेर लिया।
फ्रेडरिक की स्थिति निराशाजनक थी, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने हमला करने में देरी की और जनरल बुटुरलिन ने 20 दिनों तक दुश्मन का सामना करने के बाद सिलेसिया से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और ऑस्ट्रियाई जनरल लॉडन के लिए सुदृढ़ीकरण के रूप में अपनी सेना का केवल एक हिस्सा छोड़ दिया। लॉडन ने श्वेदनित्स पर कब्जा कर लिया, जिसके पास फ्रेडरिक ने डेरा डाला था, लेकिन ये जीत बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती थी। हालांकि अगर बुटुरलिन एक दृढ़ चरित्र वाला व्यक्ति होता, अगर मित्र राष्ट्रों ने फ्रेडरिक पर हमला किया होता, तो वह खुद को मजबूत करने का समय नहीं निकाल पाता। वे उसे हरा सकते थे और उसे विजेताओं की सभी मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ता। और यह कुछ ही महीने पहले हुआ जब एक नई आकस्मिक परिस्थिति, महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु ने तुरंत स्थिति को फ्रेडरिक के पक्ष में बदल दिया। हम पूछना चाहते हैं, यदि बुटुरलिन अधिक दृढ़ चरित्र का व्यक्ति होता या उसकी जगह सुवोरोव जैसा व्यक्ति होता तो क्या होता? भाग्यवादी इतिहासकारों के विचारों की जांच करते हुए सेंटे-बेउवे ने एक और राय व्यक्त की जो ध्यान देने योग्य है। मिग्नेट के फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास की उपर्युक्त समीक्षा में उन्होंने तर्क दिया कि फ्रांसीसी क्रांति का मार्ग और परिणाम न केवल उन सामान्य कारणों से निर्धारित हुआ था जिन्होंने क्रांति को जन्म दिया था, और न केवल उन भावनाओं से जिन्हें क्रांति ने जगाया था, बल्कि कई छोटी छोटी घटनाओं से भी जो अन्वेषक के ध्यान से बच गई थी और जो सामाजिक घटनाओं का हिस्सा भी नहीं थी, ठीक से कहा जाए तो। उन्होंने लिखा, जब ये जुनून सामाजिक घटनाओं से प्रेरित काम कर रहे थे, तब प्रकृति की भौतिक और शारीरिक शक्तियां निष्क्रिय नहीं थीं। पत्थर गुरुत्वाकर्षण के नियम का पालन करते रहे, रक्त नसों में बहना बंद नहीं हुआ। क्या घटनाओं का क्रम नहीं बदल जाता? अगर मीराब्यू, मान लीजिए, बुखार से नहीं मरता, अगर रोबेस्पियरे की मौत ईंट के आकस्मिक गिरने या दौरे से नहीं होती, या अगर बोनापार्ट को गोली लग जाती? और क्या आप ये दावा करने की हिम्मत करेंगे कि परिणाम वही होता? पर्याप्त संख्या में दुर्घटनाओं को देखते हुए, जो मैंने मान ली है, परिणाम आपके विचार से अपरिहार्य के बिल्कुल विपरीत हो सकता था। मुझे ऐसी दुर्घटनाओं की संभावना मानने का अधिकार है क्योंकि वे न तो क्रांति के सामान्य कारणों से और न ही इन सामान्य कारणों से उत्पन्न भावनाओं से रोकी जा सकती है। फिर वह इस प्रसिद्ध अवलोकन को उद्धृत करता है कि यदि क्लियोपेट्रा की नाक कुछ छोटी होती तो इतिहास पूरी तरह से अलग दिशा में जाता, और निष्कर्ष में ये स्वीकार करते हुए कि मिग्नेट के दृष्टिकोण के बचाव में बहुत कुछ कहा जा सकता है, वह फिर से दिखाता है कि यह लेखक कहाँ गलत है। मिग्नेट केवल सामान्य कारणों की कार्रवाई को ही परिणाम मानते हैं, जिन्हें लाने में कई अन्य छोटे, अंधेरे और मायावी कारणों ने मदद की थी। उनका कठोर तर्क मानो किसी भी ऐसी चीज के अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार करता है जो उसे व्यवस्था और कानून की कमी लगती है। 6. क्या सेंट बेउवे की आपत्तियां सही हैं? मुझे लगता है कि उनमें कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन कितनी, इसे निर्धारित करने के लिए हम सबसे पहले इस विचार की जांच करेंगे कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अचानक निर्णय से घटनाओं के क्रम में एक नई शक्ति ला सकता है जो उनके पाठ्यक्रम को काफी हद तक बदलने में सक्षम है। हमने कई उदाहरण उद्धृत किए हैं जो हमें लगता है कि इसे बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। आइए हम इन उदाहरणों पर विचार करें। हर कोई जानता है कि लुई 15 के शासनकाल के दौरान फ्रांस में सैन्य मामले लगातार खराब से बदतर होते चले गए। जैसा कि हेनरी मार्टिन ने देखा है, 7 साल के युद्ध के दौरान फ्रांसीसी सेना, जिसके दल में हमेशा कई वेश्याएं, व्यापारी और नौकर होते थे, और जिसके पास काठी के घोड़ों की तुलना में 3 गुना अधिक पैक घोड़े थे, ट्यूरेन और गुस्तावस एडोल्फस की सेनाओं की तुलना में डेरियस और जेरेक्सिस की भीड़ से अधिक समानता थी। आर्केनहोल्ट्स ने इस युद्ध के अपने इतिहास में कहा है कि फ्रांसीसी अधिकारी जब गार्ड ड्यूटी के लिए नियुक्त किए जाते थे, तो अक्सर अपने पदों को छोड़कर आसपास के क्षेत्र में कहीं नाचने चले जाते थे और अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन तभी करते थे जब वे उचित समझते थे। सैन्य मामलों की ये दयनीय स्थिति अभिजात वर्ग के पतन के कारण थी, जो हालांकि सेना में सभी उच्च पदों पर काबिज रहा। ये सामान्य कारण अकेले ही 7 साल के युद्ध के परिणाम को फ्रांस के लिए प्रतिकूल बनाने के लिए काफी थे, लेकिन निस्संदेह सोबिस जैसे जनरलों की अक्षमता ने फ्रांसीसी सेना की विफलता की संभावनाओं को बहुत बढ़ा दिया, जो इन सामान्य कारणों से पहले से ही उपलब्ध थी। मैडम पोम्पादोर की बदौलत सोबिस ने अपना पद बरकरार रखा, और इसलिए हमें गर्वित मार्क्विस को फ्रांसीसी मामलों की स्थिति पर इन सामान्य कारणों के प्रतिकूल प्रभाव को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने वाले कारकों में से एक के रूप में गिनना चाहिए। मार्क्विस डी पोम्पादोर अपनी ताकत से नहीं, बल्कि राजा की शक्ति से मजबूत थी, जो उसकी इच्छा के अधीन था। क्या हम कह सकते हैं कि फ्रांस में सामाजिक संबंधों के विकास के सामान्य क्रम को देखते हुए लुई 15 का चरित्र बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उसे होना ही था? नहीं, विकास के उसी क्रम को देखते हुए एक राजा महिलाओं के प्रति अलग दृष्टिकोण के साथ अपनी जगह पर आ सकता था। सेंटे बेउवे का कहना था कि अस्पष्ट और अमूर्त शारीरिक कारणों की कार्रवाई इसके लिए पर्याप्त थी, और वह सही होगा।
लेकिन अगर ऐसा है तो निष्कर्ष ये निकलता है कि इन अस्पष्ट शारीरिक कारणों ने 7 साल के युद्ध की प्रगति और परिणामों को प्रभावित करके परिणामस्वरूप फ्रांस के बाद के विकास को भी प्रभावित किया, जो कि अलग तरह से आगे बढ़ता अगर 7 साल के युद्ध ने उसे उसके उपनिवेशों के एक बड़े हिस्से से वंचित नहीं किया होता। तो क्या ये निष्कर्ष, हम पूछते हैं, कानूनों के अनुरूप सामाजिक विकास की अवधारणा का खंडन नहीं करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन उदाहरणों पर हमने चर्चा की है उनमें व्यक्तिगत विशिष्टताओं का प्रभाव निर्विवाद है, लेकिन उतना ही निर्विवाद ये तथ्य है कि यह केवल दी गई सामाजिक स्थितियों में ही हो सकता है। रोज़बेक की लड़ाई के बाद फ्रांसीसी सोबिस की स्थिति से बेहद नाराज हो गए। हर दिन उन्हें कई गुमनाम पत्र मिलते जो धमकियों और गालियों से भरे होते। इसने मैडम पोम्पादोर को बहुत परेशान किया, वह अनिद्रा से पीड़ित होने लगी। फिर भी उन्होंने सोबिस की रक्षा करना जारी रखा। 1762 में उन्होंने अपने एक पत्र में टिप्पणी की कि वह उन उम्मीदों को सही नहीं ठहरा रहे हैं जो उनसे रखी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा, डरे नहीं, हालांकि मैं आपके हितों का ख्याल रखूंगी और राजा के साथ आपका सुलह करने की कोशिश करूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने जनता की राय के आगे घुटने नहीं टेके। ऐसा करने से उसे अपने संगठन के स्वरूप द्वारा रोका गया, जो बदले में उस समय फ्रांस में सामाजिक शक्तियों के संबंध द्वारा निर्धारित किया गया था। इसलिए ये सामाजिक शक्तियों का संबंध ही है जो अंतिम विश्लेषण में इस तथ्य की व्याख्या करता है कि लुई 15 का चरित्र और उसके पसंदीदा की सनक फ्रांस के भाग्य पर इतना बुरा प्रभाव डाल सकती थी। अगर यह राजा नहीं होता जो सुंदर लिंग के लिए कमजोरी रखता था, लेकिन राजा का रसोइया या दूल्हा होता, तो इसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं होता। स्पष्ट रूप से यहाँ कमजोरी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे पीड़ित व्यक्ति की सामाजिक स्थिति महत्वपूर्ण है। पाठक समझेंगे कि ये तर्क ऊपर उद्धृत सभी उदाहरणों पर लागू हो सकते हैं। इन तर्कों में केवल वही बदलना आवश्यक है जिसे बदलने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, रूस को फ्रांस की जगह पर रखना, बुटुरलिन को सूबिस की जगह पर रखना, आदि। इसलिए हम उन्हें नहीं दोहराएंगे। इसका अर्थ यह है कि अपने चरित्र के विशेष गुणों के आधार पर व्यक्ति समाज के भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। कभी कभी यह प्रभाव बहुत अधिक होता है, लेकिन इस प्रभाव को लागू करने की संभावना और इसकी सीमा समाज के संगठन के स्वरूप और उसके भीतर शक्तियों के संबंध से निर्धारित होती है। किसी व्यक्ति का चरित्र सामाजिक विकास में केवल तभी एक कारक होता है जब, और उस सीमा तक जब, सामाजिक संबंध उसे ऐसा होने की अनुमति देते हैं। हमें बताया जा सकता है कि व्यक्तिगत प्रभाव की सीमा व्यक्ति की प्रतिभा से भी निर्धारित हो सकती है। हम सहमत हैं, लेकिन व्यक्ति अपनी प्रतिभा तभी प्रदर्शित कर सकता है जब वह समाज में इसके लिए आवश्यक स्थान रखता है। फ्रांस का भाग्य ऐसे व्यक्ति के हाथों में क्यों था जिसमें समाज की सेवा करने की क्षमता और इच्छा का पूरी तरह से अभाव था? क्योंकि उस समाज का संगठन का स्वरूप ऐसा ही था। ये संगठन का स्वरूप ही है जो किसी भी निश्चित अवधि में भूमिका और परिणाम स्वरूप सामाजिक महत्व को निर्धारित करता है जो प्रतिभाशाली या अक्षम व्यक्तियों के हिस्से में आ सकता है। लेकिन अगर व्यक्तियों की भूमिका समाज के संगठन के स्वरूप से निर्धारित होती है, तो उनका सामाजिक प्रभाव, जो उनकी भूमिका से निर्धारित होता है, नियमों को व्यक्त करने वाली प्रक्रिया के रूप में सामाजिक विकास की अवधारणा का खंडन कैसे कर सकता है? यह इसका खंडन नहीं करता है, इसके विपरीत यह इसके सबसे ज्वलंत उदाहरणों में से एक के रूप में कार्य करता है। लेकिन यहाँ हमें निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। समाज के संगठन के स्वरूप द्वारा निर्धारित यह संभावना कि व्यक्ति सामाजिक प्रभाव डाल सकते हैं, राष्ट्रों के ऐतिहासिक भाग्य पर तथाकथित दुर्घटना के प्रभाव का द्वार खोलती है। लुई 15 की कामुकता उसके शारीरिक गठन की स्थिति का एक अपरिहार्य परिणाम थी, लेकिन फ्रांस के विकास के सामान्य क्रम के संबंध में उसके गठन की स्थिति आकस्मिक थी। फिर भी, जैसा कि हमने कहा है, इसने फ्रांस के भाग्य को प्रभावित किया और इस भाग्य को निर्धारित करने वाले कारणों में से एक के रूप में कार्य किया। मीराब्यू की मृत्यु निश्चित रूप से रोग प्रक्रियाओं के कारण हुई थी जो निश्चित नियमों का पालन करती थी। हालांकि इन प्रक्रियाओं की अपरिहार्यता फ्रांस के विकास के सामान्य क्रम से उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि प्रसिद्ध वक्ता के गठन की कुछ विशेष विशेषताओं और उन शारीरिक स्थितियों से उत्पन्न हुई जिनके तहत उसे यह बीमारी हुई थी। फ्रांस के विकास के सामान्य क्रम के संबंध में ये विशेषताएं और स्थितियां आकस्मिक थीं। और फिर भी मीराब्यू की मृत्यु ने क्रांति के आगे के क्रम को प्रभावित किया और इसे निर्धारित करने वाले कारणों में से एक के रूप में कार्य किया। फ्रेडरिक द्वितीय के उपर्युक्त उदाहरण में आकस्मिक कारणों का प्रभाव और भी अधिक आश्चर्यजनक था, जो केवल बुटुरलिन के अनिर्णय के कारण ही एक अत्यंत कठिन परिस्थिति से खुद को निकालने में सफल रहा। रूस के विकास के सामान्य कारण के संबंध में भी बुटुरलिन की नियुक्ति आकस्मिक हो सकती है, जिस अर्थ में हमने उस शब्द को परिभाषित किया है, और निश्चित रूप से इसका प्रशिया के विकास के सामान्य पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं था।
फिर भी यह असंभव नहीं है कि बुटुरलिन के अनिर्णय ने फ्रेडरिक को एक निराशाजनक स्थिति से बचाया। अगर सुवोरोव बुटुरलिन की जगह होते तो प्रशिया का इतिहास एक अलग दिशा में जा सकता था। इसका अर्थ यह है कि कभी कभी राष्ट्रों का भाग्य दुर्घटनाओं पर निर्भर करता है, जिन्हें दूसरी डिग्री की दुर्घटनाएं कहा जा सकता है। हेगेल ने कहा, इन एलिमेंटलिचिन इस्ट एन एलिमेंट डेज जुफेलिगेन, हर परिमित चीज में आकस्मिक तत्व होते हैं। विज्ञान में हम केवल परिमित से निपटते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान द्वारा अध्ययन की जाने वाली सभी प्रक्रियाओं में कुछ आकस्मिक तत्व होते हैं। क्या ये घटनाओं के वैज्ञानिक संज्ञान को रोकता नहीं है? नहीं, दुर्घटना कुछ सापेक्ष है। ये केवल अपरिहार्य प्रक्रियाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रकट होती है। मेक्सिको और पेरू के निवासियों के लिए अमेरिका में यूरोपीय लोगों का आना इस अर्थ में आकस्मिक था कि यह इन देशों के सामाजिक विकास का परिणाम नहीं था। लेकिन मध्य युग के अंत में पश्चिमी यूरोपीय लोगों में नौवहन के लिए जो जुनून था, वह आकस्मिक नहीं था। न ही ये तथ्य आकस्मिक था कि यूरोपीय सेनाओं ने मूल निवासियों के प्रतिरोध को आसानी से परास्त कर दिया था। यूरोपीय लोगों द्वारा मेक्सिको और पेरू पर विजय के परिणाम भी आकस्मिक नहीं थे। अंतिम विश्लेषण में ये परिणाम दो शक्तियों के परिणाम द्वारा निर्धारित किए गए थे, एक ओर विजित देशों की आर्थिक स्थिति और दूसरी ओर विजेताओं की आर्थिक स्थिति। और ये शक्तियां अपने परिणाम की तरह पूरी तरह से वैज्ञानिक जांच की वस्तु के रूप में काम कर सकती हैं। 7 साल के युद्ध की दुर्घटनाओं ने प्रशिया के बाद के इतिहास पर काफी प्रभाव डाला, लेकिन प्रशिया के विकास के एक अलग चरण में उनका प्रभाव पूरी तरह से अलग होता। यहाँ भी आकस्मिक परिणाम दो ताकतों के परिणाम से निर्धारित हुए, एक तरफ प्रशिया की सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियां और दूसरी तरफ उसे प्रभावित करने वाले यूरोपीय देशों की सामाजिक राजनीतिक स्थिति। इसलिए यहाँ भी दुर्घटनाएं घटनाओं की वैज्ञानिक जांच में किसी भी तरह की बाधा नहीं डालती हैं। अब हम जानते हैं कि व्यक्ति अक्सर समाज के भाग्य पर काफी प्रभाव डालते हैं, लेकिन ये प्रभाव उस समाज की आंतरिक संरचना और अन्य समाजों के साथ उसके संबंधों से निर्धारित होता है। लेकिन इतिहास में व्यक्ति की भूमिका के बारे में इतना ही नहीं कहा जा सकता। हमें इस प्रश्न को एक और पहलू से भी देखना चाहिए। सेंट बेउवे ने सोचा कि अगर उनके द्वारा बताए गए प्रकार के तुच्छ और अंधकार में कारणों की पर्याप्त संख्या होती, तो फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम उसके विपरीत होता, जैसा कि हम जानते हैं। यह एक बड़ी गलती है। चाहे तुच्छ, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक कारण कितने भी जटिल रूप से आपस में जुड़े हों, वे किसी भी परिस्थिति में फ्रांसीसी क्रांति को जन्म देने वाली महान सामाजिक आवश्यकताओं को समाप्त नहीं कर सकते थे, और जब तक ये आवश्यकताएं संतुष्ट नहीं होती, फ्रांस में क्रांतिकारी आंदोलन जारी रहता। इस आंदोलन के परिणाम को उसके विपरीत बनाने के लिए जिन आवश्यकताओं ने इसे जन्म दिया, उन्हें उनके विपरीत होना चाहिए था, और निश्चित रूप से तुच्छ कारणों का कोई भी संयोजन कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के कारण सामाजिक संबंधों की प्रकृति में निहित थे, और सेंटे बेउवे द्वारा ग्रहण किए गए छोटे कारण केवल व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुणों में ही निहित हो सकते हैं। सामाजिक संबंधों का अंतिम कारण उत्पादक शक्तियों की स्थिति में निहित है। ये केवल इस अर्थ में व्यक्तियों के गुणों पर निर्भर करता है कि शायद इन व्यक्तियों में तकनीकी सुधार, खोज और आविष्कार करने की कम या ज्यादा प्रतिभा होती है। सेंटे बेउवे के मन में ये गुण नहीं थे। हालांकि कोई अन्य गुण व्यक्तियों को सीधे उत्पादक शक्तियों की स्थिति को प्रभावित करने में सक्षम नहीं बनाता है, और इसलिए वे सामाजिक संबंध जो वे निर्धारित करते हैं, यानी आर्थिक संबंध, चाहे किसी व्यक्ति के गुण कुछ भी हों, वे दिए गए आर्थिक संबंधों को समाप्त नहीं कर सकते हैं यदि वे उत्पादक शक्तियों की दी गई स्थिति के अनुरूप हों। लेकिन व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुण उन्हें उन सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम या ज्यादा योग्य बनाते हैं जो दिए गए आर्थिक संबंधों से उत्पन्न होती हैं, या ऐसी संतुष्टि का प्रतिकार करती हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस की तत्काल सामाजिक आवश्यकता पुरानी राजनीतिक संस्थाओं के स्थान पर नई संस्थाओं की स्थापना थी जो उसकी आर्थिक प्रणाली के अधिक अनुरूप होंगी। उस समय के सबसे प्रमुख और उपयोगी सार्वजनिक व्यक्ति वे थे जो इस सबसे जरूरी जरूरत को पूरा करने में मदद करने में दूसरों की तुलना में अधिक सक्षम थे। हम मान लेंगे कि मिराब्यू, रोबेस्पियरे और नेपोलियन इस प्रकार के व्यक्ति थे। अगर असामयिक मृत्यु ने मिराब्यू को राजनीतिक मंच से नहीं हटाया होता तो क्या होता? संवैधानिक राजतंत्रवादी पार्टी ने अपनी काफी शक्ति लंबे समय तक बनाए रखी होती, इसलिए गणतंत्रवादियों के प्रति उसका प्रतिरोध अधिक जोरदार होता। लेकिन बस इतना ही, कोई भी मिराब्यू उस समय गणतंत्रवादियों की जीत को रोक नहीं सकता था। मिराब्यू की शक्ति पूरी तरह से लोगों की सहानुभूति और विश्वास पर टिकी थी, लेकिन लोग एक गणतंत्र चाहते थे, क्योंकि न्यायालय ने पुरानी व्यवस्था के अपने हठधर्मी बचाव से उन्हें परेशान कर दिया था। जैसे ही लोगों को यह विश्वास हो जाता कि मिराब्यू उनके गणतंत्रवादी प्रयासों के साथ सहानुभूति नहीं रखते हैं,
वे उनके साथ सहानुभूति रखना बंद कर देते और फिर महान वक्ता का लगभग सारा प्रभाव खत्म हो जाता और पूरी संभावना है कि वे उसी आंदोलन का शिकार हो जाते जिसे रोकने की उन्होंने व्यर्थ कोशिश की थी। लगभग यही बात रोबेस्पियरे के बारे में भी कही जा सकती है। मान लीजिए कि वह अपनी पार्टी में एक बिल्कुल अपरिहार्य शक्ति था, लेकिन फिर भी वह एकमात्र शक्ति नहीं था। अगर जनवरी 1793 में एक ईंट के आकस्मिक गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती तो निश्चित रूप से उसकी जगह कोई और ले लेता, और हालांकि वह व्यक्ति हर मामले में उससे कमतर होता, फिर भी घटनाएं उसी दिशा में होती जैसा कि उन्होंने रोबेस्पियरे के जीवित रहते हुए किया था। उदाहरण के लिए इन परिस्थितियों में भी गिरोंडे शायद हार से बच नहीं पाता, लेकिन यह संभव है कि रोबेस्पियरे की पार्टी कुछ पहले ही सत्ता खो देती और हम अब थर्मिडोर प्रतिक्रिया की नहीं बल्कि फ्लोरियल, प्रेरियल या मेसिडोर प्रतिक्रिया की बात कर रहे होते। शायद कुछ लोग कहेंगे कि अपने अटल आतंक के साथ रोबेस्पियरे ने अपनी पार्टी के पतन में देरी नहीं की बल्कि उसे तेज कर दिया। हम यहाँ इस अनुमान की जांच करना बंद नहीं करेंगे, हम इसे स्वीकार करेंगे जैसे कि यह पूरी तरह से सही हो। उस स्थिति में हमें यह मान लेना चाहिए कि रोबेस्पियरे की पार्टी थर्मिडोर में नहीं बल्कि फ्रुक्टिडोर, वेंडेमियाने या ब्रूमेया में गिर जाती। संक्षेप में, ये जल्दी या शायद बाद में गिर सकती थी, लेकिन यह निश्चित रूप से गिरती क्योंकि लोगों का वह वर्ग जो रोबेस्पियरे की पार्टी का समर्थन करता था वह लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। किसी भी स्थिति में रोबेस्पियरे के ऊर्जावान कार्य से उत्पन्न परिणामों के विपरीत परिणाम की बात ही नहीं की जा सकती, और न ही वे तब भी पैदा हो सकते थे जब बोनापार्ट को गोली लग जाती। मान लीजिए आर्कोले की लड़ाई में, इतालवी और दूसरे अभियानों में उसने जो किया वैसा दूसरे सेनापतियों ने भी किया होगा। शायद वे वैसी प्रतिभा नहीं दिखाते जैसी उसने दिखाए और ऐसी शानदार जीत हासिल नहीं करते, फिर भी फ्रांसीसी गणराज्य उस समय लड़े गए युद्धों में विजयी होता क्योंकि उसके सैनिक यूरोप में अतुलनीय रूप से सर्वश्रेष्ठ थे। जहां तक ब्रूमेयर की 18वीं लड़ाई और फ्रांस के आंतरिक जीवन पर उसके प्रभाव का सवाल है, यहाँ भी संक्षेप में घटनाओं का सामान्य क्रम और परिणाम संभवतः वैसा ही होता जैसा नेपोलियन के अधीन था। 9वीं थर्मिडोर की घटनाओं से बुरी तरह घायल गणराज्य धीरे धीरे मर रहा था। डायरेक्ट और व्यवस्था बहाल करने में असमर्थ था जिसे पूंजीपति वर्ग अभिजात वर्ग के शासन से खुद को मुक्त कर चुका था, अब सबसे अधिक चाहता था। व्यवस्था को बहाल करने के लिए एक अच्छी तलवार की आवश्यकता थी, जैसा कि सीएस ने व्यक्त किया था। पहले ये सोचा गया था कि जनरल जॉर्डन इस पुण्य भूमिका में काम करेंगे, लेकिन जब नोवी में उनकी हत्या कर दी गई तो मोरो, मैकडॉनल्ड और बर्नडोट के नामों का उल्लेख किया गया। बोनापार्ट का जिक्र बाद में ही हुआ, और अगर वह जॉर्डन की तरह मारा गया होता तो उसका जिक्र ही नहीं होता और कोई दूसरी तलवार आगे रखी जाती। कहने की जरूरत नहीं कि जिस व्यक्ति को घटनाओं ने तानाशाह के पद पर पहुंचा दिया था वह खुद सत्ता पाने के लिए अथक प्रयास कर रहा होगा, अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को ऊर्जा से धकेल रहा होगा और बेरहमी से कुचल रहा होगा। बोनापार्ट लौह ऊर्जा का आदमी था और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेताब था, लेकिन उन दिनों उसके अलावा कुछ ऊर्जावान, प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी अहंकारी भी नहीं थे। बोनापार्ट जिस जगह पर कब्जा करने में सफल हुआ वह शायद खाली नहीं रही होगी। मान लीजिए कि दूसरा जनरल जिसने ये जगह हासिल की होती वह नेपोलियन से ज्यादा शांतिपूर्ण होता कि वह पूरे यूरोप को अपने खिलाफ नहीं भड़काता और इसलिए सेंट हेलेना के द्वीप पर नहीं बल्कि ट्यूलरीज में मरता। उस स्थिति में बourbon फ्रांस वापस ही नहीं आते, उनके लिए ऐसा परिणाम निश्चित रूप से इसके विपरीत होता। हालांकि फ्रांस के आंतरिक जीवन के संबंध में ये परिणाम वास्तविक परिणाम से बहुत कम भिन्न होता। अच्छी तलवार द्वारा व्यवस्था बहाल करने और पूंजीपति वर्ग की शक्ति को मजबूत करने के बाद वाले जल्द ही अपनी बैरक रूम की आदतों और निरंकुशता से थक जाते। एक उदार आंदोलन पैदा होता जो पुनर्स्थापना के बाद उठे आंदोलन के समान होता। लड़ाई धीरे धीरे भड़कती और चूंकि अच्छी तलवारें अपनी झुकने वाली प्रकृति के लिए प्रतिष्ठित नहीं होती, इसलिए पुण्यवान लुई फिलिप शायद अपने प्रिय रिश्तेदारों की गद्दी पर 1830 में नहीं बल्कि 1820 में या 1825 में चढ़ते। घटनाओं के क्रम में ऐसे सभी परिवर्तनों ने कुछ हद तक बाद के राजनीतिक और इसके माध्यम से यूरोप के आर्थिक जीवन को प्रभावित किया होगा। फिर भी किसी भी परिस्थिति में क्रांतिकारी आंदोलन का अंतिम परिणाम इसके विपरीत नहीं होता। अपने मन और चरित्र के विशिष्ट गुणों के कारण प्रभावशाली व्यक्ति घटनाओं की व्यक्तिगत विशेषताओं और उनके कुछ विशेष परिणामों को बदल सकते हैं, लेकिन वे उनकी सामान्य प्रवृत्ति को नहीं बदल सकते हैं जो अन्य शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। 7. इसके अलावा हमें निम्नलिखित बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। इतिहास में महान व्यक्तियों की भूमिका पर चर्चा करते समय हम लगभग हमेशा एक प्रकार के दृष्टि भ्रम के शिकार हो जाते हैं जिस पर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना उपयोगी होगा।
सार्वजनिक व्यवस्था को बचाने के लिए अच्छी तलवार की भूमिका में आकर नेपोलियन ने अन्य सभी जनरलों को ये भूमिका निभाने से रोक दिया, और उनमें से कुछ ने इसे उसी तरह या लगभग उसी तरह से निभाया होगा जैसा उसने किया था। एक बार जब ऊर्जावान सैन्य शासक की सार्वजनिक आवश्यकता पूरी हो गई, तो सामाजिक संगठन ने अन्य सभी प्रतिभाशाली सैनिकों के लिए सैन्य शासक के पद पर जाने का रास्ता रोक दिया। इसकी शक्ति एक ऐसी शक्ति बन गई जो समान प्रकार की अन्य प्रतिभाओं के प्रकट होने के लिए प्रतिकूल थी। ये ऑप्टिकल भ्रम का कारण है जिसका हमने उल्लेख किया है। नेपोलियन की व्यक्तिगत शक्ति खुद को हमारे सामने बहुत बड़े हुए रूप में प्रस्तुत करती है, क्योंकि हम उसके खाते में उस सामाजिक शक्ति को रखते हैं जिसने उसे सामने लाया और उसका समर्थन किया। नेपोलियन की शक्ति हमें कुछ असाधारण लगती है क्योंकि इसके समान अन्य शक्तियां संभावित से वास्तविक तक नहीं पहुंची। और जब हमसे पूछा जाता है अगर नेपोलियन नहीं होता तो क्या होता, तो हमारी कल्पना भ्रमित हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि उसके बिना वह सामाजिक आंदोलन नहीं हो सकता था जिस पर उसकी शक्ति और प्रभाव आधारित थे। मानव बुद्धि के विकास के इतिहास में किसी व्यक्ति की सफलता किसी अन्य व्यक्ति की सफलता में बहुत कम ही बाधा डालती है, लेकिन यहाँ भी हम उपर्युक्त दृष्टि भ्रम से मुक्त नहीं हैं। जब समाज का कोई निश्चित राज्य अपने बौद्धिक प्रतिनिधियों के सामने कुछ समस्याएं रखता है, तो प्रमुख दिमागों का ध्यान उन पर तब तक केंद्रित रहता है जब तक कि ये समस्याएं हल नहीं हो जाती। जैसे ही वे उन्हें हल करने में सफल हो जाते हैं, उनका ध्यान किसी अन्य विषय पर चला जाता है। किसी समस्या को हल करके एक निश्चित प्रतिभा ए प्रतिभा बी का ध्यान पहले से हल की गई समस्या से हटाकर किसी अन्य समस्या की ओर ले जाती है। और जब हमसे पूछा जाता है यदि ये समस्या एक्स को हल करने से पहले ही मर जाता तो क्या होता, तो हम कल्पना करते हैं कि मानव बुद्धि के विकास का धागा टूट गया होता। हम भूल जाते हैं कि यदि ये मर जाता तो बी या सी या डी समस्या को हल कर सकते थे और एक ही असामयिक मृत्यु के बावजूद बौद्धिक विकास का धागा बरकरार रहता। किसी विशेष प्रकार की प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति उसके माध्यम से घटनाओं के क्रम को बहुत अधिक प्रभावित कर सके, इसके लिए दो शर्तें आवश्यक हैं। पहली, ये प्रतिभा उसे किसी और की तुलना में दिए गए युग की सामाजिक आवश्यकताओं के अधिक अनुरूप बनानी चाहिए। यदि नेपोलियन के पास अपनी सैन्य प्रतिभा के बजाय बीथोवन की संगीत प्रतिभा होती तो निश्चित रूप से वह सम्राट नहीं बन पाता। दूसरी, मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को उस व्यक्ति के लिए रास्ता नहीं रोकना चाहिए जिसके पास वह प्रतिभा है जिसकी उस समय विशेष रूप से आवश्यकता और उपयोगिता है। यदि फ्रांस में पुरानी व्यवस्था और 75 साल तक चलती तो यही नेपोलियन बमुश्किल ज्ञात जनरल या कर्नल बोनापार्ट के रूप में मर जाता। 1789 में डेवाउट, देसाई, मारमोंट और मैकडोनल्ड सबल्टन थे। बर्नडोट एक सार्जेंट मेजर था, लैंस एक रंगरेज था, गोवियन सेंट सिर एक अभिनेता था, जॉर्डन एक फेरीवाला था, बेसियर एक नाय था, ब्रून एक कंपोजिटर था, जॉबर्ट और जूनोट कानून के छात्र थे, क्लेबर एक वास्तुकार था, मैरियन ने क्रांति तक कोई सैन्य सेवा नहीं देखी। यदि पुरानी व्यवस्था हमारे दिनों तक अस्तित्व में रहती तो हम में से किसी के मन में कभी यह बात नहीं आती कि पिछली सदी के अंत में फ्रांस में कुछ अभिनेता, कंपोजिटर, नाय, रंगरेज, वकील, फेरीवाले और तलवारबाजी के उस्ताद संभावित सैन्य प्रतिभा थे। स्टेंडल ने देखा कि एक आदमी जो टिटियन के साथ ही पैदा हुआ था, यानी 1477 में, राफेल के साथ 40 साल तक रह सकता था, जिसकी मृत्यु 1520 में हुई थी, और लियोनार्डो दा विंची के साथ, जिनकी मृत्यु 1519 में हुई थी, वह कोरेगियो के साथ कई साल बिता सकता था, जिनकी मृत्यु 1534 में हुई थी, और माइकल एंजेलो के साथ, जो 1563 तक जीवित रहे। जब जियोजियो की मृत्यु हुई तब उसकी उम्र 34 वर्ष से अधिक नहीं रही होगी। वह टिंटोरेटो, बासानो, वेरोनीज, जूलियन रोमानो और एंड्रिया डेल सार्टो से परिचित हो सकता था। संक्षेप में, वह सभी महान चित्रकारों का समकालीन रहा होगा, सिवाय उन लोगों के जो बोलोग्ना स्कूल से संबंधित थे, जो एक पूरी सदी बाद उभरा। इसी तरह ये कहा जा सकता है कि एक आदमी जो वाउवरमन के समान वर्ष में पैदा हुआ था, वह लगभग सभी महान डच चित्रकारों से व्यक्तिगत रूप से परिचित हो सकता था और शेक्सपियर के समान उम्र का व्यक्ति कई उल्लेखनीय नाटककारों का समकालीन रहा होगा। ये लंबे समय से देखा गया है कि महान प्रतिभाएं हर जगह प्रकट होती हैं जब भी उनके विकास के लिए अनुकूल सामाजिक परिस्थितियां मौजूद होती हैं। इसका मतलब यह है कि हर प्रतिभाशाली व्यक्ति जो वास्तव में प्रकट होता है, यानी हर प्रतिभाशाली व्यक्ति जो सामाजिक शक्ति बन जाता है, वह सामाजिक संबंधों का उत्पाद है। चूंकि यह मामला है, इसलिए ये स्पष्ट है कि प्रतिभाशाली लोग, जैसा कि हमने कहा है, घटनाओं की केवल व्यक्तिगत विशेषताओं को बदल सकते हैं, लेकिन उनकी सामान्य प्रवृत्ति को नहीं। वे स्वयं इस प्रवृत्ति के उत्पाद हैं। यदि यह प्रवृत्ति न होती तो वे कभी भी उस सीमा को पार नहीं कर पाते जो क्षमता को वास्तविकता से अलग करती है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिभा और प्रतिभा होती है,
टैनेट ठीक ही कहते हैं, जब सभ्यता के विकास में एक नया कदम कला के एक नए रूप को जन्म देता है, तो दर्जनों प्रतिभाएं जो सामाजिक विचार को केवल आधा ही व्यक्त करती हैं, एक या दो प्रतिभाशाली लोगों के इर्द गिर्द प्रकट होती हैं जो इसे पूरी तरह से व्यक्त करते हैं। यदि इटली के सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक विकास की सामान्य दिशा से असंबद्ध कतिपय यांत्रिक या शारीरिक कारणों से राफेल, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही मर गए होते, तो इतालवी कला कम परिपूर्ण होती, लेकिन पुनर्जागरण के काल में इसके विकास की सामान्य प्रवृत्ति वही रहती। राफेल, लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो ने इस प्रवृत्ति का निर्माण नहीं किया, वे केवल इसके सर्वोत्तम प्रतिनिधि थे। सच है, आमतौर पर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के इर्द गिर्द एक पूरा स्कूल उगाता है। यही कारण है कि पुनर्जागरण काल में राफेल, माइकल एंजेलो और लियोनार्डो दा विंची की असामयिक मृत्यु के कारण इतालवी कला में जो अंतर पैदा हुआ होगा, उसने इसके बाद के इतिहास की कई गौण विशेषताओं को दृढ़ता से प्रभावित किया होगा। लेकिन संक्षेप में, इस इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा, बशर्ते कि सामान्य कारणों से इटली के बौद्धिक विकास के सामान्य पाठ्यक्रम में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन न हुआ हो। हालांकि ये सर्वविदित है कि मात्रात्मक अंतर अंततः गुणात्मक अंतर में बदल जाते हैं। ये हर जगह सच है और इसलिए इतिहास में भी सच है। कला में एक निश्चित प्रवृत्ति बिना किसी उल्लेखनीय अभिव्यक्ति के रह सकती है यदि परिस्थितियों का एक प्रतिकूल संयोजन एक के बाद एक कई प्रतिभाशाली लोगों को बहा ले जाता है जो इसे अभिव्यक्ति दे सकते थे। लेकिन ऐसे प्रतिभाशाली लोगों की असामयिक मृत्यु इस प्रवृत्ति की कलात्मक अभिव्यक्ति को तभी रोक सकती है जब यह नई प्रतिभाओं को पैदा करने के लिए बहुत उथली हो। हालांकि साहित्य और कला में किसी भी निश्चित प्रवृत्ति की गहराई उस वर्ग या तबके के लिए उसके महत्व से निर्धारित होती है जिसके स्वाद को वह व्यक्त करती है, और उस वर्ग या तबके द्वारा निभाई गई सामाजिक भूमिका से। यहाँ भी अंतिम विश्लेषण में सब कुछ सामाजिक विकास के पाठ्यक्रम और सामाजिक शक्तियों के संबंध पर निर्भर करता है। 8। इस प्रकार अग्रणी लोगों के व्यक्तिगत गुण ऐतिहासिक घटनाओं की व्यक्तिगत विशेषताओं को निर्धारित करते हैं, और आकस्मिक तत्व, जिस अर्थ में हमने संकेत दिया है, हमेशा इन घटनाओं के दौरान कुछ भूमिका निभाता है, जिसकी प्रवृत्ति अंतिम विश्लेषण में तथाकथित सामान्य कारणों से निर्धारित होती है, यानी वास्तव में उत्पादक शक्तियों के विकास और उत्पादन की सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया में पुरुषों के बीच आपसी संबंधों से। आकस्मिक घटनाएं और प्रसिद्ध लोगों के व्यक्तिगत गुण हमेशा गहरे सामान्य कारणों की तुलना में कहीं अधिक ध्यान देने योग्य होते हैं। 18वीं सदी ने इन सामान्य कारणों पर बहुत कम विचार किया और दावा किया कि इतिहास की व्याख्या ऐतिहासिक व्यक्तियों के सचेत कार्यों और जुनून द्वारा की जाती है। उस सदी के दार्शनिकों ने दावा किया कि इतिहास सबसे महत्वहीन कारणों के परिणामस्वरूप पूरी तरह से अलग दिशा ले सकता था। उदाहरण के लिए, अगर किसी शासक के सिर में कोई परमाणु शरारत करने लगे, एक विचार जिसे सिस्टम डेला नेचर में एक से अधिक बार व्यक्त किया गया है, इतिहास के विज्ञान में नई प्रवृत्ति के अनुयायियों ने तर्क देना शुरू कर दिया कि इतिहास ने जो रास्ता अपनाया है, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं अपनाया जा सकता था, चाहे सभी परमाणु क्यों न हो। सामान्य कारणों के प्रभाव पर यथासंभव जोर देने की कोशिश करते हुए उन्होंने ऐतिहासिक व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुणों को नजरअंदाज कर दिया। उनके तर्क के अनुसार कुछ व्यक्तियों के स्थान पर कम या ज्यादा सक्षम अन्य लोगों के आने से ऐतिहासिक घटनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम ऐसी धारणा बनाते हैं तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि इतिहास में व्यक्तिगत तत्व का कोई महत्व नहीं है और हर चीज को सामान्य कारणों के संचालन, ऐतिहासिक प्रगति के सामान्य नियमों तक सीमित किया जा सकता है। यह एक ऐसी अति पर जाना होगा जो विपरीत राय में निहित सत्य के कण के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। ये ठीक इसी कारण से है कि विपरीत राय ने अस्तित्व के कुछ अधिकार को बनाए रखा। इन दो मतों के बीच टकराव ने एक विरोधाभास का रूप ले लिया, जिसका पहला भाग सामान्य नियम थे और दूसरा भाग व्यक्तियों की गतिविधियां थीं। विरोधाभास के दूसरे भाग के दृष्टिकोण से इतिहास केवल दुर्घटनाओं की एक श्रृंखला थी। पहले भाग के दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक घटनाओं की व्यक्तिगत विशेषताएं भी सामान्य कारणों के प्रभाव से निर्धारित होती हैं। लेकिन अगर घटनाओं की व्यक्तिगत विशेषताएं सामान्य कारणों के प्रभाव से निर्धारित होती हैं और ऐतिहासिक व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुणों पर निर्भर नहीं होती हैं, तो इसका मतलब यह है कि ये विशेषताएं सामान्य कारणों से निर्धारित होती हैं और इन्हें बदला नहीं जा सकता, चाहे ये व्यक्ति कितने भी बदल जाएं। इस प्रकार सिद्धांत एक भाग्यवादी चरित्र ग्रहण करता है। ये बात उसके विरोधियों के ध्यान से बच नहीं पाए। सेंटेबेउवे ने मिग्नेट की इतिहास की अवधारणा की तुलना बोसुएट की अवधारणा से की। बोसुएट का मानना था कि ऐतिहासिक घटनाओं को घटित करने वाली शक्ति ऊपर से आती है, घटनाएं ईश्वरीय इच्छा को व्यक्त करने का काम करती हैं। मिग्नेट ने इस शक्ति को मानवीय भावनाओं में खोजा, जो ऐतिहासिक घटनाओं में प्रकृति की शक्तियों की तरह ही अनिवार्य और अपरिवर्तनीय रूप से प्रदर्शित होती हैं। लेकिन दोनों ने इतिहास को घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में देखा जो किसी भी परिस्थिति में अलग नहीं हो सकती थी।
दोनों ही भाग्यवादी थे। इस संबंध में दार्शनिक पुजारी से बहुत दूर नहीं था, ले फिलोसोफे से राप्रोचे डू प्रेट्रे। ये निंदा तब तक उचित थी जब तक कि यह सिद्धांत की सामाजिक घटनाएं कुछ नियमों के अनुरूप होती हैं, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुणों के प्रभाव को कम कर देता था। और इस निंदा से बनी धारणा और भी मजबूत थी क्योंकि नए स्कूल के इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी के इतिहासकारों और दार्शनिकों की तरह मानव प्रकृति को एक उच्च उदाहरण के रूप में माना जिससे ऐतिहासिक आंदोलन के सभी सामान्य कारण उत्पन्न हुए और जिसके अधीन थे। जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति ने दिखाया था कि ऐतिहासिक घटनाएं केवल पुरुषों के सचेत कार्यों से निर्धारित नहीं होती हैं, मिग्नेट और गुइजोट और उसी प्रवृत्ति के अन्य इतिहासकारों ने भावनाओं के प्रभाव को सबसे आगे रखा जो अक्सर मन के सभी नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह करती थीं। लेकिन अगर भावनाएं ऐतिहासिक घटनाओं का अंतिम और सबसे सामान्य कारण है, तो सेंट बेउवे ये दावा करने में गलत क्यों है कि फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम हमारे द्वारा ज्ञात विपरीत हो सकता था यदि ऐसे व्यक्ति होते जो फ्रांसीसी लोगों को उन भावनाओं से भरने में सक्षम होते जो उन्हें उत्तेजित करती थी। मिग्नेट ने कहा होगा, क्योंकि मानव स्वभाव के गुणों के कारण उस समय फ्रांसीसी लोगों में अन्य भावनाएं उत्तेजित नहीं हो सकती थीं। एक निश्चित अर्थ में ये सच होता, लेकिन इस सत्य में एक प्रबल भाग्यवादी रंग होता क्योंकि यह इस सिद्धांत के समतुल्य होता कि मानव जाति का इतिहास अपने सभी विवरणों में मानव स्वभाव के सामान्य गुणों द्वारा पूर्व निर्धारित है। भाग्यवाद यहाँ सामान्य में व्यक्ति के लुप्त होने के परिणाम के रूप में प्रकट होता। संयोग से ये हमेशा ऐसे लुप्त होने का परिणाम होता है। ये कहा जाता है, यदि सभी सामाजिक घटनाएं अपरिहार्य हैं तो हमारी गतिविधियों का कोई महत्व नहीं हो सकता। यह एक सही विचार है जिसे गलत तरीके से तैयार किया गया है। हमें कहना चाहिए, यदि सब कुछ सामान्य के परिणाम स्वरूप होता है तो मेरे प्रयासों सहित व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। यह अनुमान सही है लेकिन इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। यह इतिहास की आधुनिक भौतिकवादी अवधारणा पर लागू होने पर निरर्थक है जिसमें व्यक्ति के लिए भी जगह है, लेकिन जब इसे पुनरुद्धार काल के फ्रांसीसी इतिहासकारों के विचारों पर लागू किया गया तो यह उचित साबित हुआ। वर्तमान समय में मानव प्रकृति को अब ऐतिहासिक प्रगति का अंतिम और सबसे सामान्य कारण नहीं माना जा सकता है। यदि यह स्थिर है तो यह इतिहास के अत्यंत परिवर्तनशील पाठ्यक्रम की व्याख्या नहीं कर सकता है। यदि यह परिवर्तनशील है तो जाहिर है कि इसके परिवर्तन स्वयं ऐतिहासिक प्रगति द्वारा निर्धारित होते हैं। वर्तमान समय में हमें उत्पादक शक्तियों के विकास को मानव जाति की ऐतिहासिक प्रगति का अंतिम और सबसे सामान्य कारण मानना चाहिए, और ये उत्पादक शक्तियां ही हैं जो मनुष्यों के सामाजिक संबंधों में क्रमिक परिवर्तनों को निर्धारित करती हैं। इस सामान्य कारण के समानांतर विशेष कारण होते हैं, यानी वह ऐतिहासिक स्थिति जिसमें किसी दिए गए राष्ट्र की उत्पादक शक्तियों का विकास होता है और जो अंतिम विश्लेषण में स्वयं अन्य राष्ट्रों के बीच इन शक्तियों के विकास द्वारा निर्मित होती है, यानी वही सामान्य कारण। अंत में विशेष कारणों के प्रभाव को व्यक्तिगत कारणों के संचालन द्वारा पूरक किया जाता है, अर्थात सार्वजनिक व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुण और अन्य दुर्घटनाएं जिनकी बदौलत घटनाएं अंततः अपनी व्यक्तिगत विशेषताएं ग्रहण करती हैं। व्यक्तिगत कारण सामान्य और विशेष कारणों के संचालन में मौलिक परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, जो इसके अलावा व्यक्तिगत कारणों के प्रभाव की प्रवृत्ति और सीमाओं को निर्धारित करते हैं। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतिहास की विशेषताएं अलग होती यदि इसे प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारणों को उसी क्रम के अन्य कारणों से बदल दिया जाता। मोनोड और लैम्प्रेस्ट अभी भी मानव प्रकृति के दृष्टिकोण का पालन करते हैं। लैम्प्रेस्ट ने स्पष्ट रूप से और एक से अधिक बार घोषित किया है कि उनके विचार में सामाजिक मानसिकता ऐतिहासिक घटनाओं का मूल कारण है। यह एक बड़ी गलती है और इस गलती के परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन के कुल योग को ध्यान में रखने की इच्छा, जो अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है, केवल निरर्थक उदारतावाद या सबसे सुसंगत मन और इंद्रियों के सापेक्ष महत्व के बारे में काबिलियत के तर्कों की ओर ले जा सकती है। लेकिन आइए हम अपने विषय पर लौटें। एक महान व्यक्ति इसलिए महान नहीं होता कि उसके व्यक्तिगत गुण महान ऐतिहासिक घटनाओं को अलग अलग विशेषताएं देते हैं, बल्कि इसलिए कि उसके पास ऐसे गुण होते हैं जो उसे अपने समय की महान सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सबसे अधिक सक्षम बनाते हैं। वे आवश्यकताएं जो सामान्य और विशेष कारणों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होती हैं। कार्लाइल ने नायकों और नायक पूजा पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में महान पुरुषों को शुरुआती कहा है। यह एक बहुत ही उपयुक्त वर्णन है। एक महान व्यक्ति वास्तव में एक शुरुआती होता है क्योंकि वह दूसरों की तुलना में आगे देखता है और दूसरों की तुलना में चीजों की अधिक प्रबल इच्छा रखता है। वह समाज के बौद्धिक विकास की पूर्ववर्ती प्रक्रिया द्वारा लाई गई वैज्ञानिक समस्याओं को हल करता है। वह सामाजिक संबंधों के पूर्ववर्ती विकास द्वारा बनाई गई नई सामाजिक आवश्यकताओं की ओर इशारा करता है। वह इन आवश्यकताओं को पूरा करने में पहल करता है। वह एक नायक है।
लेकिन वह इस अर्थ में नायक नहीं है कि वह चीजों के प्राकृतिक क्रम को रोक सकता है या बदल सकता है, बल्कि इस अर्थ में कि उसकी गतिविधियां इस अपरिहार्य और अचेतन क्रम की सचेत और स्वतंत्र अभिव्यक्ति हैं। यही उसका सारा महत्व निहित है, यही उसकी सारी शक्ति निहित है। लेकिन यह महत्व बहुत बड़ा है और शक्ति भयानक है। बिस्मार्क ने कहा था कि हम इतिहास नहीं बना सकते और इसके बनने तक हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन इतिहास कौन बनाता है? ये सामाजिक मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, जो इसका एकमात्र कारक है। सामाजिक मनुष्य अपने स्वयं के यानी सामाजिक संबंध बनाता है। लेकिन अगर किसी निश्चित अवधि में वह दिए गए संबंध बनाता है और अन्य नहीं, तो इसके लिए कुछ कारण होना चाहिए। बेशक यह उसकी उत्पादक शक्तियों की स्थिति से निर्धारित होता है। कोई भी महान व्यक्ति समाज पर ऐसे संबंध नहीं थोप सकता जो अब इन शक्तियों की स्थिति के अनुरूप नहीं है, या जो अभी तक उनके अनुरूप नहीं है। इस अर्थ में, वास्तव में, वह इतिहास नहीं बना सकता है, और इस अर्थ में वह अपनी घड़ी की सुइयों को व्यर्थ में आगे बढ़ाएगा। वह समय के बीतने को न तो तेज करेगा, न ही इसे पीछे मुड़ेगा। यहाँ लैम्प्रेच बिल्कुल सही है। अपनी शक्ति के चरम पर भी बिस्मार्क सामाजिक संबंधों का अपना अंतर्निहित तर्क होता है। जब तक लोग दिए गए पारस्परिक संबंधों में रहते हैं, वे एक निश्चित तरीके से ही घूमते, सोचते और कार्य करते हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं। इस तर्क का मुकाबला करने के लिए सार्वजनिक लोगों की ओर से किए गए प्रयास भी निरर्थक होंगे। चीजों का प्राकृतिक क्रम यानी सामाजिक संबंधों का ये तर्क उनके सभी प्रयासों को निष्फल कर देगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि उत्पादन की सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया में दिए गए परिवर्तनों के कारण सामाजिक संबंध किस दिशा में बदल रहे हैं, तो मुझे ये भी पता है कि सामाजिक मानसिकता किस दिशा में बदल रही है। परिणामस्वरूप मैं इसे प्रभावित करने में सक्षम हूँ। सामाजिक मानसिकता को प्रभावित करने का मतलब ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करना है। इसलिए एक निश्चित अर्थ में मैं इतिहास बना सकता हूं और मुझे इसके बनने तक इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोनोड का मानना है कि इतिहास में वास्तव में महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्ति केवल संस्थाओं और आर्थिक स्थितियों के विकास के संकेत और प्रतीक के रूप में ही महत्वपूर्ण है। यह एक सही विचार है, हालांकि बहुत ही स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, लेकिन ठीक इसी कारण से कि यह विचार सही है, महान पुरुषों की गतिविधियों का उल्लेखित स्थितियों और संस्थाओं की धीमी प्रगति से विरोध करना गलत है। आर्थिक स्थितियों में कमोबेश धीमे बदलाव समय समय पर समाज को अपनी संस्थाओं को कमोबेश तेजी से बदलने की आवश्यकता के साथ सामना करते हैं। ये परिवर्तन कभी भी अपने आप नहीं होता है, इसके लिए हमेशा पुरुषों के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जो इस प्रकार बड़ी सामाजिक समस्याओं का सामना करते हैं। और यह वे पुरुष हैं जो इन समस्याओं के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक काम करते हैं, जिन्हें महान पुरुष कहा जाता है। लेकिन किसी समस्या को हल करने का मतलब केवल इस तथ्य का प्रतीक और संकेत होना नहीं है कि यह हल हो गई है। हमें लगता है कि मोनोड ने एक दूसरे का विरोध मुख्य रूप से इसलिए किया क्योंकि वह सुखद कैचवर्ड धीमा से बह गया था। कई आधुनिक विकासवादी इस कैचवर्ड के बहुत शौकीन हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से ये जुनून समझ में आता है। यह अनिवार्य रूप से संयम और सावधानी के सम्मानजनक माहौल में पैदा होता है, लेकिन तार्किक रूप से यह जांच का सामना नहीं करता है, जैसा कि हेगेल ने साबित किया है। और यह केवल शुरुआती लोगों के लिए ही नहीं है, केवल महान लोगों के लिए ही नहीं है कि गतिविधि का एक व्यापक क्षेत्र खुला है। यह उन सभी के लिए खुला है जिनके पास देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान और अपने पड़ोसियों से प्यार करने के लिए दिल है। महान की अवधारणा एक सापेक्ष अवधारणा है। नैतिक अर्थ में हर वह व्यक्ति महान है जो बाइबल के वाक्यांश का उपयोग करते हुए अपने दोस्त के लिए अपना जीवन देता है।